नमस्कार, मैं विशाल पाटिल। विचार मंथन ये यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो विचार मंथन एक ये पॉडकास्ट चैनल है, जहाँ पे हम अलग-अलग क्षेत्र से लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो फिर वो अलग-अलग फील्ड हो, कोई समाज सेवा में कोई काम कर रहा है, कोई आयुर्वेद में काम कर रहा है, कोई राजनीति में अच्छा काम कर रहा है। और इनका जो अनुभव है, जो ज्ञान है, इनका जो पूरा जीवन का एक जो प्रवास है, जो सफर है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही आजकल का दौर आयुर्वेद का है। तो आयुर्वेद में हमसे बहुत से हमें जो दिनचर्या डेली लाइफ में बहुत से प्रश्न आते हैं कि ठंडा पानी पीना चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से नहाना चाहिए। तो आयुर्वेद के बारे में आज हमारा जो पॉडकास्ट है, और हमारे साथ जो आज मेहमान है वो हमारे जलगांव के, और ऐसे कहेंगे तो वो रहने के लिए जलगांव में है, लेकिन वो देश भर में प्रसिद्ध है। तो मशहूर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर महेश बिरला जी हमारे साथ हैं, और हम उनसे वार्तालाप करेंगे। उनका पूरा जो सफर है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आयुर्वेद में जो आने वाले जो हमारे सवाल है, जो सामान्य श्रोताओं को, सामान्य जनमानस को दिनचर्या में जो सवाल आते हैं, तो हम उनसे उसके बारे में पूछेंगे। और उनका जो इतना अनुभव है, तो वो सवाल जवाब के माध्यम से हम लोगों के साथ उनका अनुभव शेयर करेंगे, कुछ अच्छी चीजें हमको बताएंगे, डेली लाइफ हैक्स हो, जेंजी के प्रॉब्लम्स हो। तो इन सब चीजों के बारे में हम उनसे दीर्घ में चर्चा करेंगे। तो सर, नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार नमस्ते मंथन सर। यूट्यूब चैनल। नमस्ते। तो सर, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो पूरा सफर है, कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली तो उसके बाद आपने आयुर्वेद ही क्यों चुना? एक्चुअली लगभग मेरी उम्र के 5वीं मतलब उम्र के 10th ईयर्स से मैं करीबी सब रुग्ण जो पेशेंट्स हैं वो देख रहा हूँ। मतलब मेरे बड़े भाई साहब जो थे डॉक्टर शैलेश जी बिरला, इनसे मुझे डॉक्टर बनने की सही में प्रेरणा मिली। और मैं उम्र में उस समय 10 साल का होऊंगा, तो उस टाइम पर बड़े भाई साहब जो थे वो जनरल प्रैक्टिस करते थे जलगांव में और पिंपराला में। तो उस टाइम पर अनेक अलग अलग रुग्ण जो होते थे, तो वो रुग्ण को देखना, उनको कोई हेल्प लग रही है तो वो बचपन से करना, उनका ड्रेसिंग करना, उनकी जो उस जमाने में सिरिंजेस आती थी तो सिरिंजेस उबाल के रखना, ऐसे छोटे छोटे काम मैं तब से कर रहा था। तो बहुत करीबी देखा तो देहात में और सिटी में की भी ऐसे बहुत सारे रुग्ण थे कि जो बहुत ही परेशान रहते थे। और वो रुग्ण जब डॉक्टर मतलब हमारे भाई साहब उनको ट्रीटमेंट देते थे, तो ट्रीटमेंट देने के बाद में वो जब अच्छे होते थे तो बहुत अच्छी दुआएं देते थे, और उनके चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन होता था, तो वो देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा। और धीरे धीरे जो ये फील्ड है, ये फील्ड में का इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। और जैसे मेरा 10th का एग्जाम्स हुआ, तब मैंने एडमिशन लिया साइंस में, और साइंस लेके मैंने तय किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो एज यूजुअल हर एक का सपना होता है कि मेडिकल को जाना है, मतलब कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। उस तरीके से ही हमारी पढ़ाई भी चली। मेरे पिताजी मेरे उम्र के 7वें साल में ही एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। और जो भी हमने सीखा और जो भी हम लोग आज बने हैं, तो हमारे परिवार में मेरे भाई साहब, मेरी माँ या मेरी सिस्टर्स, ऐसे जो मेरे परिवार के निजी सदस्य हैं, उनके त्याग और समर्पण से बने हैं। तो 10th में जब मैंने साइंस में एडमिशन ली, तो उस टाइम पर 11th और 12th होने के बाद में मुझे 91% ग्रुप में थे तब। अच्छा। और लगभग 1-2 मार्क की वजह से मेरी एडमिशन नहीं हुई मेडिकल में, एमबीबीएस में। और ऑप्शनल और एक्सेप्टेंस हर एक को नहीं रहता, वैसा मुझे भी नहीं था कि मुझे कोई और करना है, मुझे एमबीबीएस को ही जाना था। और मेरे सब दोस्त लोग जो थे उसमें काफी लोगों का नंबर भी लग गया था। तो हमारे बड़े भाई साहब ने मुझे बताया कि तू आयुर्वेद में ही अभी एडमिशन ले, क्योंकि वो जहाँ पर प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर एमबी नवाल सर, तो वो बीएम एंड एस मतलब उस जमाने के थे।
और उस जमाने में जो मेरे गुरु है डॉक्टर जयंत जहागीरदार जो है वो, और वैद्य नरेंद्र गुजराती, तो वो भी उस जमाने में आयुर्वेद प्रैक्टिस करते थे। तो भाई साहब को इन लोगों के जो रुग्ण होते थे तो वो बीच बीच में मिलते थे और वो बताते थे प्रिस्क्रिप्शन, और वो प्रिस्क्रिप्शन पर देखते थे कि ये वनस्पति लिखी है, ये चीज लिखी है, जड़ी बूटी लिखी है, इससे ये रुग्ण अच्छा है। तो वो बहुत प्रभावित थे आयुर्वेद से। तो उन्होंने बोला कि तू एडमिशन आयुर्वेद में ले, और हमारे घर की ऐसी मतलब परिस्थिति थी कि बड़े भाई साहब जो बोलेंगे वो हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते थे, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। तो ऐसे हमारे एडमिशन उस जमाने में बीएमएस को हो गए, बराबर 1989 में। तो सर बहुत अच्छे से आपने ये सब आपका पूरा जर्नी बताया, राइट फ्रॉम स्कूल से लेके तो बीएमएस के एडमिशन तक। तो सर एक क्वेश्चन ऐसा, मैं एक सवाल ऐसा पूछूंगा कि फिर आपने आयुर्वेद ही क्यों चुना? आप चाहते तो आप होम्योपैथी चूज कर सकते थे, आप एलोपैथी की प्रैक्टिस चूज करते थे। एक्चुअली आयुर्वेद के प्रति लगाव पहले से ही था, क्योंकि जब भी कुछ रुग्ण अच्छे नहीं होते थे तो हमारे भाई साहब भी कुछ जैसे महासुदर्शन काढ़ा, अमृतारिष्ट, त्रिभुवनकीर्ति ऐसी दवाइयां देते थे, और वो दवाई लेने के बाद में वो रुग्ण बहुत अच्छे से रिकवर होता था और बार बार बीमार भी नहीं होता था। बराबर। तो सामने से देख रहे थे कि ये भी होता है, और बड़े भाई साहब ऐसे होम्योपैथिक भी मेडिसिन देते थे, क्योंकि वो खुद ही डीएचएमएस होने की वजह से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे। लेकिन फिर उनका एक एक्सपेक्टेशन था कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अच्छा। जैसा मैं होम्योपैथिक कर रहा हूँ तो ये आयुर्वेद करेगा तो लोगों को परिपूर्ण सेवा मिलेगी। वो हिसाब से हमने आयुर्वेद में मतलब एडमिशन ली। अच्छा। सर ऐसा देखने में आया है कि आजकल या पहले भी कोई बीएमएस की अगर डिग्री ले तो वो भी एलोपैथी की प्रैक्टिस को ज्यादा प्राधान्य देता है। तो आपके मन में कभी ऐसे आया नहीं कि भले चलो भैया ने कह दिया तो बीएमएस कर लेते, लेकिन प्रैक्टिस एलोपैथी की कर लेंगे, तो ऐसा कभी आपने नहीं सोचा? वेरी गुड क्वेश्चन सर। एक्चुअली ऐसा है कि ये भी एक सोचा, एक ये डिक्टम है कि अपना सोचा कब होता है, वो जब सोचे सब होता है। तो वो एक अलग ही स्टोरी है। एक्चुअली वो एडमिशन जब ली तो पहले साल तो डिस्टर्ब ही थे कि अपने को एमबीबीएस को एडमिशन नहीं मिली, और एक साल के बाद में हम लोग लगभग वहां पर कॉलेज में सेटल हुए और फैक्ट जो है वो एक्सेप्ट की कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ। और बीएमएस शुरू होने के बाद में बीच में जब छुट्टियों में हम आते थे तो हमारे एक सर थे वैद्य दिलीप जी गाडगे कर, वो हमें एक बार मिले और उन्होंने बोला कि छुट्टियों में आप जाते हो तो आपके यहाँ पर इतने बड़े अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर, उनके यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए जाते जाओ। और हमने फिर छुट्टियों में आने के बाद में वैद्य जयंत जी जहागीरदार और वैद्य नरेंद्र जी गुजराती जो मेरे गुरु हैं, इनके यहाँ जाना शुरू किया। वहां जाकर हमने ये देखा कि मतलब सैकड़ों के संख्या में रुग्ण वहां पर आयुर्वेद की मेडिसिन ले रहे हैं, और जो रुग्ण इधर उधर भटके हुए हैं, जिन्हें राहत बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद में भी राहत नहीं मिलती अलग अलग चीजों की, तो वो रुग्ण वहां पर बखूबी और बहुत जल्द अच्छे हो रहे। जैसे ऐसा बोला जाता है कि आयुर्वेद में बहुत लेट इफेक्ट आता है, लेकिन वहां पर बहुत फास्ट और अच्छे से रिकवर हो रहे, ऐसे हमने देखा। और फिर उस दरमियान बीच बीच में छुट्टियों में हम आते थे तो उस दरमियान कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी आयुर्वेद की हुई, जिसमें हमने वॉलंटियर कर वहां पर काम किया, और हम काफी आयुर्वेद वैद्यों के संपर्क में आए, और हम प्रभावित हुए कि हम लोगों को भी अगर हम लोग ये साइंस सीख रहे हैं तो ये साइंस का आचरण करना चाहिए। और ये दिमाग में था, और उसी समय पर मेरा एजुकेशन जो था बीएमएस का वो 93 अक्टूबर 93 में मेरा हो गया। अच्छा। और मैं पास आउट होने के बाद में मैंने नाइट हाउसमैनशिप शुरू की, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेटस थी वो बहुत ही खराब थी, और ऐसी स्थिति थी कि लगभग एक टाइम ही खाना खा के हम लोग गुजार रहे थे। और हमें जरूरत जो थी वो उस समय पर ऐसी थी कि कुछ जॉब मिल जाए तो जॉब में हम लोग कुछ पैसे मिलेंगे तो कुछ घर पर भी भेज सकते हैं, और वो पैसों से अपने को 2 टाइम भोजन भी मिल जाए। तो प्रैक्टिस नाइट हाउसमैनशिप जो थी वहां पर करते थे, और मेरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो थी वो मांजरी बुद्रुक करके हड़पसर करके गाँव है,
वहां पर था। तो मांजरी बुद्रुक गांव जो था वो आयुर्वेदिक पीएचसी थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो था वो आयुर्वेद था। आयुर्वेद। और वो वहां पर आयुर्वेद की मेडिसिन थी, लेकिन वहां पर कोई यूज नहीं करता था, वहां पर इंजेक्शन और गोलियों का प्रमाण ज्यादा था यूज करने का। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यहाँ पर इतनी आयुर्वेदिक मेडिसिन दिख रही है, तो मैंने एक मेरे जो साथ वाले जो इंटर्नशिप के डॉक्टर्स थे, तो उनको एक बार बिठा के तैयार किया कि यहाँ पर इतना सीतोपलादी चूर्ण दिख रहा है, इतने कफ सिरप दिख रहे हैं, यहाँ पर महासुदर्शन चूर्ण दिख रहा है, गुरुवे चूर्ण दिख रहा है, गोखरू चूर्ण दिख रहा है। तो बोला अपन ये इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे बोला कुछ असर नहीं आता इसका, ये बोले ऐसे ही है। मैं बोला अपने को कुछ पैसे लगाने नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं इनको अपने को सिर्फ मेडिसिन देना है। तो वो मेरी प्रेम के खातिर तैयार हुए कि ठीक है तू बोलता है तो अपन करते थे। तो हम लोगों की ड्यूटी जैसी लगती थी वहां पर, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाकर मैंने न्यूज़पेपर ले जाकर उसके कट किए हुए पन्ने ले गया, और वहां पर जो रुग्ण आता था सर्दी खांसी का, तो उसको सिर्फ एक गोली देने का या तो एक बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन देने का, और उसको साथ में हम लोग सीतोपलादी की पुड़िया और वो जो कफ सिरप्स रहते थे वो देना शुरू किया। परिणाम ऐसा हुआ कि वो रुग्ण जो एंटीबायोटिक देख के तुरंत कवर नहीं होते थे, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन में फटाफट कवर होने लगे। और जो हमारी वहां की ओपीडी 4-5-6 पेशेंट्स की थी, वो लगभग 2 महीने में 1.5-2 महीने में 60 से 70 पेशेंट थी। बराबर। और हम लोग अचंभित थे कि इतने प्रमाण में रुग्ण आयुर्वेद मेडिसिन लेने के लिए आ रहे हैं, मतलब लोगों को ट्रस्ट जो है इतने फास्टली मिल रहा है, मतलब ट्रस्ट लोगों का बैठ रहा है, इतने फास्टली लोग रुग्ण जो है वो यहाँ पर अच्छे हो रहे। फिर दूसरा मौका ऐसा आया कि मैं जिस हॉस्पिटल में वर्किंग कर रहा था, डॉक्टर खत्री कर जो थे मेरे गुरु हैं, वो भी पीडियाट्रिशियन थे वो, और बाबाजान चौक कैंप में मैं वहां पर नाइट हाउसमैनशिप करता था। तो सर 15 दिन के लिए छुट्टी पर गए। तो सर छुट्टी पर जाने के बाद में सर ने पूरा हॉस्पिटल का जो कारभार था वो सब मुझे सौंप दिया था। लगभग 15 से 20 बेड का वो एक हॉस्पिटल था, और वो हॉस्पिटल में सब बच्चे जो थे एडमिट होते थे फेब्राइल कन्वर्जेंस के, या तो जो भी डायरिया के, डेंगू के, बाद में उस टाइम पर वाइवेक्स मलेरिया बहुत अपना फाल्सीपैरम मलेरिया जो था वो बहुत ज्यादा प्रमाण में होता था। तो जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऐसे सब रुग्ण, तो वो रुग्ण एडमिट होते थे, और वो जगह पर वो रुग्ण रात भर, मतलब जो बच्चा रहता था उसको जब सांस की तकलीफ होती थी, ब्रोंकियोलाइटिस जैसा, तो वो रुग्ण को वो हुड लगाते थे ऑक्सीजन का, और नीचे वो बच्चा ऐसा तड़पता था। तो देख के मुझे बहुत ऐसा दुख होता था कि इतनी मेडिसिन इसको दे रहे फिर भी ये तड़प रहा है। रात में उसको सक्शन करो, उसको एसिडोसिस हुआ तो सोडा बाइकार्ब दो। तो ये सब मैं रात भर करता था, लेकिन फिर वो सब देखकर मुझे ऐसा लगता था कि इसका इलाज ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये बच्चे हर 1-2 महीने में 3 महीने में आते हैं, एडमिट होते हैं, उसका कुछ इलाज ऐसा होना चाहिए कि जो आयुर्वेदिक से बच्चा अच्छा हो। अब ये दिमाग में चल रहा था। सर 15 दिन गाँव चले गए। तो सर गाँव जाने के बाद में मैंने क्या किया कि जो रुग्ण को बार बार एंटीबायोटिक दे थे वो सबके मेडिसिन बंद करके उनको मैंने रसशाह पुणे का वैसोसिन कफ सिरप, या जो सादी चीजें, सीतोपलादी चूर्ण, कुटज घनौटी, जो डायरिया, वायरल डायरिया से जो रुक नहीं रहे थे, उनको देना शुरू कर दिया। अब परिणाम ऐसा हुआ कि वो सब रुग्ण 8-8, 10-10 दिन में बहुत ही अच्छे से रिकवर हुए। और सर जब रिटर्न आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सब आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन दिख रहे, तो सब सर परेशान हो गए कि अरे ये क्या चल रहा है। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर ये रुग्ण बहुत दिन से मेडिसिन खा रहे थे और ये बार बार बीमार हो रहे थे, तो मैंने ये ट्रायल बेसिस पर किया और ये अच्छे भी हुए। तो कोई व्यक्ति ऐसा है उनके ओपीडी में करता था, लेकिन सर का इतना भरोसा था कि वो बोले कि अरे बहुत बढ़िया काम किया, तो एक काम कर, ये चीजें मुझे भी सिखा। और फिर मैंने सर को बहुत सारी चीजें वहां पर बताना शुरू किया कि सर इसमें ये देना चाहिए, इसमें ये देना चाहिए। और फिर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकता हूँ और आयुर्वेदिक से रुग्ण अच्छे होते हैं। फिर मेरा जब वो पूरा इंटर्नशिप हुआ, उसके बाद में मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, बाद में जामनगर, अहमदाबाद और जयपुर, ऐसे 4 जगह पर एंट्रेंस के लिए मैं गया था पोस्ट ग्रेजुएशन के। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं ENT ऑप्थेल्म में, रसशास्त्र में, द्रव्य गुण में भी टॉपर था, तो वहां पर लग रहा था पुणे में नंबर, लेकिन वहां स्टाइपेंड नहीं था और हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं थी। तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर अपन ये जहाँ स्टाइपेंड मिले वहां पर करे। तो वहां जाने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा नॉलेज काफी हद तक थियोरेटिकल तो अच्छा ही था, लेकिन प्रैक्टिकल भी अच्छा दिख रहा है। तो 12 अगस्त 1995 मतलब 1995 में मैं जलगांव में आया
और अचानक मैंने ऐसा सोचा कि अब आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ, और 25 अगस्त को मैंने एक जगह देखी और वो जगह पर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की। ऐसा आयुर्वेद का मेरा श्री अच्छा। गणेश स्टार्टअप हुआ। तो सर बहुत अच्छे से आपने बताया कि आपकी जर्नी कैसे मतलब एलोपैथी से मतलब न जाते हुए आयुर्वेद में आयुर्वेद आपने की तरफ हुई। ये तो सर आपने बहुत अच्छे से आपको अपने पूरी जर्नी बताई कि पूरा स्कूलिंग से लेके आपका कॉलेज वगैरह कैसे हुआ। तो सर एक जनरल सिनेरियो हम आजकल देखते हैं, मेरे कुछ दोस्त भी है जो डॉक्टर की करते हैं, तो बहुत से हमने 90% केसेस में ऐसा देखा कि डॉक्टर हुआ तो जब शादी का टाइम आता तो उनका रहता कि नहीं नहीं अभी मेरे को डॉक्टर ही लड़की चाहिए। तो आपके बारे में कभी मतलब ऐसा हुआ क्या? तो मैं आपसे नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो मैडम से पूछना चाहूंगा। तो मैडम का भी मैं थोड़ा इंट्रो दे देता। मैडम सर की धर्म पत्नी है और मैडम का नाम अर्चना बिरला है। और सर का मतलब अभी यहाँ पे कहावत है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन होती है, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है। तो मैडम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है सर, जो आज इतनी प्रैक्टिस कर पाए सर। तो मैडम से भी जानना चाहेंगे कि मैडम सर ने कभी बोला था ऐसे कि नहीं नहीं मेरे को डॉक्टर ही पत्नी चाहिए, तो आपका क्या राय है इस पे? जी, सर ने तो ऐसे नहीं बोला था कभी भी। एक तो पहले ऐसी सिस्टम नहीं थी कि लड़का देखने आया है और वो लड़की को चुने कि ये चॉइस तुम्हारी है, ये सामने ये लड़की है, हाँ, इसको आपको चूज करना है। यहाँ इनसे बड़े भाई है इनके, ये देखने आए थे, उनके भाई ने बोल दिया कि लड़की अपने को पसंद है, इन्होंने भी हाँ बोल दिया और इनको नहीं करना था, मुझे भी डॉक्टर नहीं करना था और इनको ऐसा नहीं था कि ठीक है बाबा एक संस्कारी लड़की करनी है, बड़े लोगों ने बोल दिया है, सब ठीक है, बिल्कुल, इसलिए हमारा हाँ पक्का हो गया ऐसा। तो मैडम और एक दो क्वेश्चन इसके साथ जोड़ के मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कैसे मदद करते हो सर को, आपका क्या रोल है? अच्छा, आप सिर्फ एज अ मतलब होम मेकर काम करते हो या सर के साथ मतलब हाथ बटा के कुछ और इंटरेस्ट लेके बीएमएस, या कभी ऐसे हुआ है कि सर ने एक आध दवाई बनाई और आप पे प्रयोग किया? ये हमेशा होता है ये हमेशा होता है। एक्चुअली पहले जब शादी हुई तब मैं और मम्मी जी मतलब मेरी सासू जी, तो हम लोग घर पे मेडिसिन बनाते थे, तो बहुत सारी मेडिसिन में मैं हेल्प करने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसे समझ में आया कि कुछ चीजें इजी है, फिर मैंने कोर्स किए, आयुर्वेद का कोर्स किया, डाइट का कोर्स किया, फिर मैंने पंचकर्म का भी कोर्स किया, फिर पंचकर्म खुद करती थी, फिर धीरे धीरे और बढ़ता गया। भगवान की इतनी कृपा हो गई हम पे कि हर चीज अच्छे से आगे बढ़ती गई। तो फिर हमने केरला का स्टाफ लगाया। अच्छा। पर ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं मालूम नहीं था, तो इसलिए हम लोग उधर गए केरला में, बिल्कुल वहां पे सब सीखे, हाँ ट्रेनिंग लिया 15 दिन का, 1 महीने का, फिर यहाँ पे आके फिर से मैं करने लगी। और फिर जब पूरा और सेटल हुए, हमने केरला के स्टाफ के लिए 2 रूम्स प्रॉपर बनाए, क्योंकि उनका सिस्टम पूरा अलग था और वो अगर अपन ने प्रॉपरली किया तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला था, इसलिए हमें वो फॉलो करना था पूरा। यस, तो मतलब इसका मतलब ये है कि हाँ, तो हमने मैं एक बीकॉम होके भी मेडिकल के लाइन में आ गई हूँ, और वो अच्छे से फॉलो होता है। मैं मैनेजमेंट भी करती हूँ पूरा दोनों बिल्डिंग में, और स्टाफ मेरे से ज्यादा लगाव रखता है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मैडम को बुलाओ, तो मैडम मतलब सेट हो जाता है। मैडम हॉस्पिटल भी मैनेज करती है और मैडम सर को भी मैनेज करते हैं नहीं, सर मुझे भी मैनेज करते हैं और सबको मैनेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी जैसे मैडम ने इतना अच्छे से बोला, तो एक ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने आपको पूछना चाहिए था, लेकिन मेरे को मैडम की राय इस पे जाननी थी। तो आपके मन में कभी नहीं आया ऐसे कि नहीं नहीं मेरे को डॉक्टर लड़की से ही शादी करनी है, तो आपका इस पे क्या स्टैंड था? नहीं, कुछ चीजें जो थी ना वो दिमाग के कुछ फंडे जो थे मतलब, तो वो पूरे फिट ही थे। मतलब जब एजुकेशन ले रहे थे हम लोग, तब मैं पुणे में सब स्थिति देख रहा था कि अगर हम लोग डॉक्टर वाइफ करते हैं
तो दिन भर दोनों काम करेंगे और रात में आते समय पर फिर वो पार्सल लाएंगे फूड का और रात में बैठ के खाएंगे। बराबर। और बचपन से हमने जो परिस्थिति देखी थी उसमें बहुत सारी परेशानियां थी कि जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता था कि घर संभालना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और वो घर संभालकर आगे चलकर जो फैमिली एक्सपांड होने वाली है तो वो फैमिली को भी संभालना उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और ये जब तक किसी की फैमिली का बेसिक सेटलमेंट नहीं होता है तब तक बाहर जाके आदमी मतलब जो बैटिंग करना बोलते हैं हम लोग कि बहुत बाहर काम करना है, वो हो नहीं सकता। इसलिए फिर मैंने पहले से ही तय किया था कि मुझे डॉक्टर लड़की नहीं करनी है। और मुझे आई भी 2-3 लड़कियां, लेकिन मैंने उनको बाहर ऐसा हो गया था कि ये लड़की करेंगे, ये अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, लेकिन मैंने नहीं बोल दिया था और मैंने वो लड़की की नहीं। और फिर बाद में जब ये प्रपोजल आया इनका, तो मैं, मेरे बड़े भाई साहब, ऐसे हम लोग और हमारे 1-2 रिलेटिव जो थे वो गए थे वहां देखने। तो उस जमाने का ऐसा था कि चॉइस ये सब्जेक्ट नहीं था। मतलब बड़े लोग जो बोलते थे वैसा होता था। 97 की बात होगी ये। और मैंने सिर्फ 1 ही मिनट मैडम को देखा था और हम देखा और 1 मिनट मैडम को देखा। बाद में जब परोसने आए तब और 1 मिनट देख लिया। और जैसे प्रोग्राम फिनिश हुआ और हम लोग बाहर आए, तो बाहर आते बड़े भाई साहब ने बोला कि अपने को ये लड़की करनी है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुझे पसंद है क्या। तो एंड ऑफ चैप्टर हो गया। फिर वो तो ये तो पक्का था कि संस्कारी परिवार है और संस्कारी लड़की है, लेकिन आगे का जो टास्क था वो और डिफिकल्ट था कि मेरी प्रैक्टिस आयुर्वेद थी और उसमें कूटने का, बनाने का, ये सब बड़ा झमेला था। लेकिन फिर वो मेरी मम्मी ये सब करती थी। मम्मी सब चूर्ण बीर्ण मिक्सर पर बनाकर मुझे देती थी। फिर जैसे सीजन आता था तो हम लोग वो जो माका रहता था भृंगराज, तो वो लाकर उसका काढ़ा बनाना, उसका ऑयल बनाना, ये सब चीजें हम लोग दोनों माँ बेटे करते थे। तो ये ऑब्जर्व करती थी कि ये क्या करते हैं। फिर धीरे धीरे इन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिर इन्होंने वो जो छोर था वो इन्होंने संभाला और फिर अपने आप वो उसमें ढलती गई। फिर बाद में हम लोग जैसे पंचकर्म करने का समय है, तो हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस इतनी नहीं थी और पेशेंट जो थे उनसे उस जमाने में इतना पैसा भी नहीं मिलता था। तो लगभग 10 से 15 साल तक, मतलब 98 से लेकर तो लगभग 2010-11 तक जो भी पंचकर्मा के रुग्ण होते थे लेडीज, तो वो सब लेडीज रुग्ण मैडम सुबह आते थे और सुबह आकर सब पंचकर्मा खुद पर्सनली करते थे। उनको बताया जाता था कि इसको ये करना, उसको वो करना है। वो सब उनका मालिश, उनका बस्ती, शिरोधारा, ये सब कर उनको कोई असिस्टेंट हेल्प को देते थे हम लोग, वो करके घर पे जाते थे। तो इनको वो पंचकर्मा का नॉलेज था ही। और फिर बाद में जैसे हमने 2011 में ओजस आयुर्वेद की नींव रखी और यहाँ पर जब हम आए और यहाँ पर जब केरला का सब सेटअप किया, तो फिर मैडम ने उसको और 4-5 साल और ज्यादा अच्छे से संभाला। फुल टाइम वहां पर बैठकर थेरेपिस्ट से बात करना, रुग्णों को समझाना, उनको अपॉइंटमेंट देना, उनको क्या खर्चा होने वाला है, कितना समय लगने वाला है, क्या हो सकता है, ये सब चीजें संभालना। और धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पूरा संभाल लिया। और अभी की स्थिति ऐसी है कि लगभग 60+ स्टाफ है हमारा। और ये सब 60+ स्टाफ का पूरा मैनेजमेंट जो है, उनकी छुट्टियां है, उनके घर की परेशानियां है, या उनको कुछ उनके अंदरूनी कुछ बातें हुई, तो वो सब सुलझाने का काम जो है वो मैडम करती है। इसलिए मैं एकदम आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये जो सब प्रैक्टिस का क्रेडिट है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैमिली में जो बच्चे हैं हमारे, उनके साथ में मैडम को भी उतना ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छे से आपने पूरा आपका जर्नी वगैरह बताया, मैडम का क्या रोल रहता है, क्लिनिक का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता। तो सर अभी आयुर्वेद का थोड़ा इतिहास वगैरह इन सब के बारे में हम, जो श्रोताओं को हमेशा से जो सवाल मन में उठते हैं, तो हम उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कि पहला क्वेश्चन मैं उसमें ये पूछूंगा कि आयुर्वेद की शुरुआत कहाँ से हुई, और मतलब कोई ग्रंथ है जिसमें आयुर्वेद का उल्लेख वगैरह है, और आयुर्वेद का वास्तव में अर्थ क्या है। तो इसके बारे में अगर आप श्रोताओं को बताओगे तो थोड़ा समझने में और आसानी होगी। आयुर्वेद ये प्राचीन शास्त्र माना गया है और जो भारतीय संस्कृति में 4 वेद बताए गए हैं, उसमें जो अथर्ववेद है वो अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद को बताया गया। अच्छा। और आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है वो साक्षात ब्रह्मा जी से हुई है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वैसे आयुर्वेद की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी से हुई है।
और फिर ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को दक्ष प्रजापति जी को दिया। दक्ष प्रजापति जो थे उन्होंने फिर आगे वो इंद्र, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी जी, फिर भारद्वाज जी, फिर अग्निवेश जी, ऐसे जो अलग अलग ऋषि मुनि है उनको दिया। तो उस जमाने में शास्त्र ऐसा हाथ से लिखने की आदत नहीं थी। बराबर। उस जमाने में ऐसा होता था कि जैसे आजकल अपन बोलते हैं कि ये ब्लूटूथ से हम लोग कनेक्ट होते हैं, या मोबाइल फोन से दूसरे देश में कनेक्ट होते हैं। तो उस जमाने में ब्रेन से वो शास्त्र, मतलब मैं जो समझा हूँ वो, तो ब्रेन से वो शास्त्र दूसरे के ब्रेन में डालना, ऐसे सिस्टम होंगी। अच्छा। और उसके बाद में फिर शास्त्र का जो उत्थान हुआ, तो उसमें जो प्रमुख शास्त्रकार बताए गए, तो उसमें है आचार्य चरक जी, आचार्य सुश्रुत जी और आचार्य वाग्भट जी। और फिर कई अलग अलग, जैसे हरित संहिता है, शारंगधर संहिता है, रस भैषज रत्नावली, ऐसे बहुत सारे बाकी अलग अलग ग्रंथ और अलग अलग ग्रंथकार या शास्त्र जो ऋषि मुनि है, इन्होंने अपनी अपनी एक संहिता लिखी और उसमें अलग अलग तरीके से आयुर्वेद को स्पष्ट स्वरूप में समाज के सामने लाया। और ये चीजें जो है आयुर्वेद शाश्वत शास्त्र जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के पहले का, मतलब 4000, 5000, 6000 साल पहले, अनगिनत, बिल्कुल कोई बता नहीं सकता। तो ऐसे ये इसकी उत्पत्ति जो है भगवान से हुई है, ऐसा माना जाता है, और आज भी हम लोग वैसा ही मानते हैं। बराबर। तो सर आजकल हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पैथीज है मेडिसिन में भी, मतलब जो वेस्टर्न मेडिसिन है, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, तो इनसे कैसे अलग है आयुर्वेद? कि मतलब दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस क्या है, कि वेस्टर्न मेडिसिन और ये जो इंडियन मेडिसिन अपन आयुर्वेद को बोले, तो इनमें फर्क क्या है? बेसिकली फर्क बोले तो हर शास्त्र की अपनी अपनी उपलब्धता है, बिल्कुल, और हर शास्त्र अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ भी है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक श्रेष्ठ है या एलोपैथिक श्रेष्ठ है या होम्योपैथिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें, जैसे आयुर्वेद में, मैं आयुर्वेद के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन जैसे एलोपैथिक में इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो एलोपैथिक में ही बेस्ट है, और वो मेडिसिन की वजह से हम लोग काफी जो रुग्ण होते हैं उनके जो प्राण संकट बोलते हैं, जो इमरजेंसी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो सॉल्व करते हैं। वैसे जो पुरातन बीमारियां हैं, वो पुरातन बीमारियां की जो क्रॉनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, तो क्रॉनिक डिसऑर्डर में आयुर्वेद का काम बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे ही कुछ चीजें जो है होम्योपैथिक में जो है, जैसे माइंड से रिलेटेड कुछ कुछ बीमारियां है कि जिनके लिए बहुत शॉर्ट और गन शॉट और फास्ट एक्टिंग ऐसी मेडिसिन होम्योपैथिक है। बाद में कुछ नेचुरोपैथी जो है, निसर्गोपचार, इसमें कुछ कुछ जैसे मट्टी के लेप है या सूर्य स्नान है, ऐसी छोटी छोटी चीजें बेस्ट है। यूनानी में कुछ चीजें है जो आयुर्वेद जैसी प्रभावी है। ऐसे बहुत सारे, एक्यूपंक्चर है, फिजियोथेरेपी है, ऐसे। लेकिन आयुर्वेद का विशेष ऐसा है कि आयुर्वेद ये मूलभूत जगह पर काम करता है। जैसे कोई रुग्ण है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक रुग्ण है और वो रुग्ण को एसिडिटी की तकलीफ है, मतलब अम्ल पित्त बोलेंगे हम लोग उसको संस्कृत में। वही रुग्ण को सर दर्द की तकलीफ है, और वही रुग्ण जो है वो फीमेल है, और उसको जैसे पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज्यादा प्रमाण में खून का बहाव होता है, तो बाहर ऐसा होता है कि वो अलग ब्रेन का, मतलब सर दर्द का ब्रेन का डॉक्टर अलग ट्रीट करता है, एसिडिटी का डॉक्टर अलग ट्रीट करता है, और जो गायनेकोलॉजी अलग ट्रीट करता है। लेकिन आयुर्वेद ये सार्वदेहिक बीमारियों का पहले बिल्कुल जानकारी लेती है। जैसे त्रिदोष संकल्पना जो है वो सबसे बेसिक संकल्पना आयुर्वेद में है, कि जो हम प्रैक्टिकल में पेशेंट में देखते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे वात पित्त कफ है, सप्त धातु है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र या मलमूत्र स्वेद, तो हम लोग पहले सार्वदेहिक स्वरूप में वो रुग्ण की पूरी जानकारी लेते हैं, और वो रुग्ण जो रहता है उसके हेतु, मतलब उसने क्या चीजें गलत खाई है, या उसका जो दैनंदिन ऋतुचर्या, दिनचर्या जो है, इसमें क्या गलती है, वो ढूंढते हैं। तो जो ऐसा रुग्ण होता है, इसमें हम लोग पहले तो देखते हैं कि इसका पित्त बढ़ा हुआ है, और वो पित्त बढ़ने की वजह से उसको उल्टिया होकर सर दर्द हो रहा है, और उसको इधर एसिडिटी भी बढ़ रही है, और उसके पित्त के शरीर में गर्मी बढ़ी, उससे उसके खून का बहाव बढ़ा है। उसको पित्त की चिकित्सा देने के बाद में वो रुग्ण पूरा ठीक ठाक हो जाता है, और बहुत कम पैसे में ठीक होता है। और आयुर्वेद जो है वो अनुमान शास्त्र पर काम करता है, मतलब जो आज एलोपैथिक में भी वही कंसेप्ट है, लेकिन आजकल इन्वेस्टिगेशंस का बोझ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है रुग्ण के ऊपर, तो वो जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से सामने वाले डॉक्टर बोलते हैं ऐसा करते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन आयुर्वेद में शास्त्र ऐसा है कि
जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, मतलब जहाँ धुआं है तो नीचे आग होनी चाहिए, ऐसा एक वचन है। तो जो अनुमान प्रमाण जो बोला है वो आयुर्वेद में बताया गया है। तो हम लोग क्लिनिकल लेवल पर ज्यादा डायग्नोसिस करते हैं कि रुग्ण को चेक करने के बाद में उसके शरीर में जो बीमारियां हैं वो क्लिनिकल लेवल पर उसको क्या हुआ होगा और अंदर क्या चेंजेस है, वो चेंजेस हमको मेडिसिन से कैसे करेक्ट करने हैं, इस पर ज्यादा काम करते हैं। इसलिए आयुर्वेद का एक विशिष्ट ऐसा है कि कम खर्चे में प्रभावी इलाज और मूलभूत स्वरूप में इलाज होने की वजह से बार बार पेशेंट बीमार नहीं होता और उसको वो बीमारी से मतलब कायम हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। मतलब जो रूट कॉज है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज, तो उस पे ज्यादा आयुर्वेद का फोकस होता है। हाँ तो सर, और हम ऐसा मतलब जनरली देखा, मतलब जब आयुर्वेदाचार्य या आयुर्वेद डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो एक कंसेप्ट ऐसे नाड़ी देख के वो पहले ये बता देते थे। तो हम जब छोटे थे कभी अगर आयुर्वेद डॉक्टर के पास ले गए तो ऐसे हाथ रखते थे, नाड़ी देखते, तो उसके बारे में क्या होता, वो मतलब कैसे होता था? हम आज भी नाड़ी देखकर ही काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी जैसे बताया कि अनुमान प्रमाण जो है, तो वो अनुमान प्रमाण के हिसाब से मतलब हम लोग नाड़ी पर हाथ रखने के बाद में दोष की क्या अवस्था है शरीर में, उसके बाद में वो रुग्ण का जो अभी की स्थिति है उसमें सामावस्था है, नीरवावस्था है, उसके बाद में हम लोग कुछ नाड़ी ऐसी भी देखते हैं जिसमें दैवापाश्रय नाड़ी होती है, जिसमें कुछ चीजें जो है वो आध्यात्मिक स्वरूप पर सॉल्व हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग नाड़ी के प्रकार होते हैं कि जो हम लोग वो देखते हैं और उसका शरीर के साथ में उसका मेल लगाते हैं और वो लगाकर वो नाड़ी और वो दोष इनको मैच करके फिर उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। और कुछ कुछ नाड़ी वैद्य तो ऐसे भी है कि सिर्फ वो नाड़ी पर हाथ रखकर ये बताते हैं कि क्या बीमारी है और उसको क्या दवाई देनी है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी स्वरूप में, जैसे रावण जो है, ऐसा बताया गया है कि जो रामायण में बताया गया रावण जी है, तो वो रावण जी सबसे बड़े नाड़ी तज्ञ थे। अच्छा। और उन्होंने रावण संहिता लिखी, नाड़ी के लिए रावण संहिता ही लिखी है। अच्छा। और वो संहिता का अभ्यास कर कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि जो बुजुर्ग वैद्य थे पूरे पुराने जमाने के, वो तो सिर्फ नाड़ी पर ऐसा हाथ रख कर बताते क्या है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। तो वो एक प्रभावी इलाज है और हम लोग फिर उसको सुबह के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर, रात के टाइम पर, वात पित्त कफ की क्या स्थिति है वो हिसाब से हम लोग मेडिसिन भी अरेंज करते हैं। बराबर। तो बहुत अच्छे से सर ने बताया कि रावण की जो रावण संहिता है वो नाड़ी मतलब इस पे लिखा गया है। तो ऐसे ही सर, इसलिए हम ये चर्चा सत्र अरेंज करते कि लोगों को, श्रोताओं को नई नई चीजें पता चले। हाँ तो सर, अभी बहुत अच्छे से आपने मतलब नाड़ी देख के जो इलाज करते बड़े मतलब आयुर्वेदाचार्य, उनके बारे में बताया कि उसके पीछे का साइंस वगैरह क्या है। रावण के बारे में भी बताया कि रावण का भी एक अच्छा मतलब इसमें अनुभव था, अभ्यास था। तो सर, एक क्वेश्चन हमेशा से कॉमन मैन को आता है कि आयुर्वेद और शाकाहार का कैसा संबंध है, या आयुर्वेद को किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ जोड़ के जो देखा जाता, तो आयुर्वेद किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लिए है, और आयुर्वेद और शाकाहार में मतलब आपको क्या लगता है कैसा संबंध है? बेसिकली आयुर्वेद में शाकाहार ऐसे कंसेप्ट है ही नहीं। मतलब आयुर्वेद में अलग अलग जो चैप्टर्स दिए है, तो उसमें तो कहीं कहीं कुछ कुछ बीमारियों के लिए मांस रस का इस्तेमाल करने का बताया है। और कुछ कुछ पंचकर्म के जो एनिमाज होते हैं, बस्ती होते हैं, वो यापन बस्ती में भी मांस रस का इस्तेमाल करने का बोला है। और जैसे राजयक्ष्मिन जो है, मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है, तो ये पेशेंट में बहुत ज्यादा थकान रहती है, तो रुग्ण का अगर अग्नि अच्छा रहा, उसका डाइजेस्टिव फायर अच्छा रहा, तो उसको मांस रस पिलाना, ऐसी भी कंसेप्ट बताई गई है। तो आयुर्वेद में शाकाहार ही लेना ऐसा नहीं है। और कुछ कुछ अवले जैसे अजामांस रसायन वगैरह, ऐसे कुछ रसायन मेडिसिन जो है वो भी आयुर्वेद में नॉन वेज ही बताई है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही है कि आयुर्वेद में चॉइसेस बहुत है। मतलब जो रुग्ण अजामांस रसायन नहीं ले सकता, उसको हम लोग अश्वगंधा दे सकते हैं, धात्री रसायन दे सकते हैं, च्यवनप्राश दे सकते हैं। मतलब ऑप्शनल बहुत सारी चीजें है। इसलिए फिर जो रुग्ण को शाकाहार है, तो वो रुग्ण हम लोग हिस्ट्री लेते समय पर ही देख लेते हैं कि ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है। जैसे कुछ धर्म में गोमूत्र नहीं चलता है, तो वो ऑप्शनल हम देते हैं कि वो नहीं देना है उनको। बाद में जैसे कुछ मेडिसिन में कुक्कुटांडत्वक है, मतलब जैसा सबसे सस्ता कैल्शियम जो बोलते हैं कि जो प्रवाह है, शंख है, ये कैल्शियम कॉस्टली है, लेकिन जो अंडे का छिलका है, वो छिलके का जो भस्म होता है वो सबसे बेस्ट कैल्शियम होता है। अच्छा।
तो उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर वो हम लोग देख लेते हैं कि रुग्ण जो है उसको उसका कोई नॉन वेज और वेज का कोई इशू नहीं है, वो हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। तो मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर आप आयुर्वेदिक मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो तो शाकाहार ही करना चाहिए या मांसाहार वर्जित है वगैरह? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद में ये कंसेप्ट जो है पथ्य और अपथ्य की, ये रुग्ण की अवस्था और उसका जो डाइजेस्टिव फायर है उसके हिसाब से है। बरोबर। और सर एक ये भी एक जनरल देखा जाता है कि जो आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती है, जो औषधि होती है, तो वो टाइम टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम लगता है, कौन उससे अच्छा एक कोई गोली लेके आओ, सर दर्द हो रहा है गोली आज खा ली कल। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि आयुर्वेद में मतलब बहुत टाइम लगता, और आयुर्वेद की जो मेडिसिन हम लेते तो उसके टाइम में बहुत से मतलब बहुत से पथ्य हमको पालने पड़ते, तो ये दोनों आप कैसा देखते हैं? एक्चुअली होता ऐसा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से टाइम लगता है, ये सबसे बड़ी मतलब अंधश्रद्धा है मैं बोलूंगा। मतलब हाँ, मतलब उसका कारण ऐसा है कि आयुर्वेद के तरफ आने वाले जो रुग्ण होते हैं वो बरसों से बीमार रहते हैं। जैसे उसको 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से अस्थमा की तकलीफ है या उसको संधिवात की तकलीफ है, मतलब वो आखिर में आयुर्वेद के पास आते हैं। और ऐसे रुग्ण को अगर 10 साल की बीमारी है तो उसको आपको 4-6 महीना मेडिसिन लेनी है। और अगर 4 दिन की सर्दी खांसी है तो 4 दिन में अच्छी होगी, लेकिन 4 साल की सर्दी खांसी है तो 4 दिन में तो अच्छी हो ही नहीं सकती। तो आप अगर देखेंगे तो एलोपैथिक डॉक्टर भी अगर कोई ऐसी बीमारी है, जैसे रूमेटोलॉजिस्ट के यहाँ पर रुकने जाता है तो 10-10, 5-5 साल मेडिसिन लेता है, तो उससे तो फास्ट ही 6 महीना साल भर में आयुर्वेद में रुकना अच्छा होता है। तो हम लोगों को किसी से तुलना नहीं करनी है, लेकिन बोलने का मतलब आयुर्वेद भी आजकल शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन काम करता है। और इसका एक दूसरा पार्ट भी हम लोग अगर सोचेंगे, जिसका हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो वो ऐसा है कि पहले जमाने में जिस टाइम पर आयुर्वेद की जड़ी बूटियां थी जो इस्तेमाल करना था, तो वो रुग्ण को वो जड़ी बूटी देना ये हमें पता था, लेकिन वो जड़ी बूटी की उपलब्धता नहीं होती थी। फिर वैद्य जी क्या करते थे कि वो रुग्ण को चेक करते थे और फिर वो जड़ी बूटी जंगल से लाते थे और वो उसको लाकर फिर कूटते थे, पीसते थे, फिर देते थे। तो इसमें काफी समय भी जाता था और जड़ी बूटी उपलब्धता नहीं हुई तो उसके रिजल्ट भी नहीं आते थे, या तो लेट होता था रुग्ण अच्छा होना। उसको पर्यायी द्रव्य बोलते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन देने से। लेकिन अभी जो एरा है, ये जो मॉडर्न एरा है, वो इतना फास्ट हो गया है कि ये एरा में आपको जो चाहिए, कामधेनु जैसी परिस्थिति है कि आपको जो चाहिए वो मेडिसिन अवेलेबल होती है। हाँ, ये जरूर है कि आयुर्वेद मेडिसिन से काम फास्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ नंबर लगाने के लिए काम फास्ट नहीं होता, वहाँ देर लगती है, ये पार्ट है। तो हाँ, तो इस पर भी मतलब यहाँ पे इतने पेशेंट्स होते हैं कि बहुत मतलब मुश्किल से नंबर लगता, बहुत टाइम लगता। तो इसलिए लोग चिल्लाते हैं कि भैया आपका 15 दिन लगे, 8 दिन लगे, महीना लग गया, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी रुग्ण हमारे यहाँ आते इसलिए ही है कि उनको पता है कि यहाँ पर मूलभूत स्वरूप में इलाज होगा, रिजनेबल होगा और वो परमानेंट अच्छा होगा। बिल्कुल। तो मतलब इसका मतलब कोई ये है नहीं ऐसे कि टाइम कंज्यूमिंग है वगैरह, ये सारे मिथ्या है। तो आयुर्वेद में अभी बहुत सी टेक्नोलॉजी, बहुत सा रिसर्च हो गया है, तो कोई मतलब टाइम इसमें अभी नहीं लगता इतना। अभी इतने सारे हमारे पास में तो सब एक्यूटी पेशेंट होते हैं। अभी जो पहले एरा था कि पहले एलोपैथिक डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर के यहाँ जाएगा, हम फिर बाद में वो हमारे आएगा। तो अभी उल्टा हो गया है, लास्ट 5-10 साल में ऐसा हुआ है कि जो इमरजेंसी रुग्ण होते हैं वो हमारे आते हैं और हम लोग उसको देखते हैं, हमको ध्यान में आता है कि रुग्ण हम ट्रीट नहीं कर सकते, फिर हम लोग भेजते हैं। बिल्कुल। जैसे पैरालिसिस का है, कभी कभी तो 1-2 बार तो अभी ऐसा हुआ कि लास्ट मंथ में एक पेशेंट आया तो उसको हमारे सामने अटैक आया हुआ था, फिर हमने उसको हमारे गाड़ी में उठा के भेजा। कुछ रुग्ण ऐसे आए हमारे पास में, ऐसे बहुत सारे रुग्ण आजकल दिन भर में तो ऐसे रहते हैं, कैंसर के, अलग अलग बीमारियों के। तो एक रुग्ण जो था उसको पैंक्रेटाइटिस था, मतलब उसको स्वादुपिंड जो था उस पर सूजन थी और लगभग 25 दिन से उसके मुंह में पानी का बूंद भी नहीं था और उसको बहुत सारी 400 के आसपास उसको सलाइन लगा दी। और उसके बाद में भी वो उसकी उल्टियां जो थी वो ग्रीनिश उल्टी और बहुत चालू थी और उसको पेट में भी बहुत दर्द था, मतलब उसको बांध के रखा तो बांध के पॉट लेके चलता था, इतनी तकलीफ थी। और ऐसे स्थिति में आखिर में वो रुग्ण को उठा के हमारे यहाँ लाया। वो रुग्ण को हमने चेक करने के बाद में कुछ वहां पर जो पंचकर्म होते हैं, जैसे उसके पेट पर पट्टी रखना है, उसको कुछ तेल का इनिमा देना है और उसको जो शॉर्ट एक्टिंग जो सुवर्णयुक्त मेडिसिन रहती है, वो मेडिसिन हमने उसको हर 15-20 मिनट में चटाना शुरू किया शहद में। तो धीरे धीरे 4-6 घंटे में वो सेटल होने लगा और उसने 25 दिन के बाद में, मतलब उसी दिन शाम में 25 दिन के बाद में 1 गिलास जूस पिया। मतलब उस टाइम पर हम सब
जो डॉक्टर्स और सब स्टाफ के जो थे हमारे आंख में आंसू आ गए कि भाई ये रुग्ण कितना खराब आया था और 4-6 घंटे में कितना रिकवर हुआ। तो ऐसे बहुत सारे रुग्ण हैं कि जो हम लोग उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और ट्रीट करके भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बताओगे कि आयुर्वेद मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या मतलब मेटल से वो कुछ रिएक्ट करते हैं वगैरह, वो कुछ सुना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल ये बात बहुत लोगों के दिमाग में आती है और मैं आपको बोलूं तो शुरू में मैंने अभी मुझे प्रैक्टिस को लगभग 30 साल हो गए, तो शुरू में 10-15 साल तक जलगांव में के जो डिस्ट्रिक्ट में के जो सब डॉक्टर्स थे कंसल्टेंट, तो वो मेरा पेशेंट गया कि वो पेशेंट का पहले क्रिएटिनिन चेक करते थे, इसके किडनी पर कुछ असर हुआ है क्या, लीवर पर असर हुआ क्या देखते थे। अभी वो बोलते यार तेरे मेडिसिन में कुछ रहता ही नहीं और तेरे पेशेंट को कुछ होता ही नहीं। अभी उनका भी ऐसा मतलब ठाम विश्वास हो गया है। तो पहली बात तो है साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट मतलब कैसा है कि एक न्यूटन का लॉ है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। बिल्कुल, अगर उसकी एक्शन हो रही है तो रिएक्शन होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। ये लोगों के दिमाग में गलत भावना है कि आयुर्वेद से साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद की मेडिसिन, अगर कोई पित्त प्रकृति का रुग्ण है और वो पित्त प्रकृति के रुग्ण ने ज्यादा प्रमाण में जो है त्रिकटु जैसा चूर्ण, सुंठ, मीरा, पिपली जैसी जो मेडिसिन है वो ज्यादा खा ली, तो उसको तो एसिडिटी बढ़ने वाले, तो साइड इफेक्ट हो गया। तो आयुर्वेद में प्रॉब्लम ये साइड इफेक्ट का नहीं है, आयुर्वेद में करेक्ट मेडिसिन चूज होना ये इम्पोर्टेंट है। मतलब जो वैद्य रहता है उसको ये देखना पड़ता है कि वो रुग्ण की प्रकृति क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसका अग्नि कैसा है, वो कौन से एरिया में रहता है, और उसके हिसाब से ड्रग का सिलेक्शन होता है। और अबंडेंट ड्रग सिलेक्शन है, मतलब जैसे आप अगर देखेंगे कि पेट दर्द के लिए गिनी चुनी 4-5 ही मेडिसिन है जो एंटीस्पाज्मोडिक करके बताई गई है, लेकिन वैसा आयुर्वेद में नहीं। आयुर्वेद में अबंडेंट मेडिसिन एंटीस्पाज्मोडिक कर काम करती है, इसलिए चॉइस ऑफ ड्रग्स बहुत ज्यादा है और मेडिसिन देना भी आसान है। इसलिए इसमें साइड इफेक्ट बोलने से भी इफेक्ट अच्छा आता है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट के चांसेस बहुत सारे कम रहते हैं। अब दूसरा, इसमें आपने एक पार्ट बताया कि मेटल्स का इस्तेमाल जो होता है, मेटल्स का इस्तेमाल हर फील्ड में होता है। अभी आप कोई भी इंडस्ट्री देखेंगे तो वो इंडस्ट्री में जो पार्ट्स बनते हैं उसमें भी मेटल्स लगते हैं। अभी एलोपैथी का मेडिसिन का इस्तेमाल देखेंगे तो एलोपैथिक में आप देखेंगे कि कैंसर के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, खून कम हुआ तो आयरन का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं, बिस्मथ का इस्तेमाल करते हैं, जिंक का इस्तेमाल डायबिटीज में किया जाता है, तो वो भी मेटल्स यूज करते हैं। लेकिन उससे भी सुरक्षित स्वरूप के मेटल जो है वो आयुर्वेद में है। अच्छा। और वो हर एक को यूज नहीं होते। जब जहां पर हमको अपेक्षा है कि बीमारी बहुत पुरानी है, वो रुग्ण को ज्यादा वो बीमारी का जो डेप्थ है उसका ज्यादा है और उसको उस बीमारी से जल्दी बाहर लाना है, उस टाइम पर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो मेटल्स होते हैं वो अगर आप अच्छी कंपनी का लेंगे, जैसे जो भस्म बोलते हैं इसको, मेटल्स को हम लोग उसको साइंटिफिकली भस्म बोलते हैं, तो अगर वो हम लोग अच्छी कंपनी के लेंगे, जैसे बहुत ब्रांडेड कंपनियां जो है महाराष्ट्र में या इंडिया में है, तो वो कंपनी की लेने के बाद में आज तक मुझे 30 साल में एक भी रुग्ण जो है आज तक 30 साल में, मतलब लगभग इतने लाखों रुग्ण मेरे यहाँ से गए, लेकिन आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको चॉइस ये करना है कि वो बनने वाली चीज जो है वो उतनी प्योर है क्या। अभी बाजार में सस्ते में खराब चीजें मिलने लगे तो उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि वैसे बताया जाता है कि किडनी खराब होती है, लेकिन किडनी तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे स्टीरॉइड्स है, इससे भी किडनी खराब होती है। ज्यादा इस्तेमाल पेन किलर किया तो उससे भी होती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ कोई भी चीज इस्तेमाल करो, कोई भी पैथी में हो, कोई भी चीज इस्तेमाल करो, उसका एक डॉक्टर की सलाह से किए तो कभी भी सेफ रहता है। खुद के ना मतलब ऑन प्रिस्क्रिप्शन लिया तो गलत होना ही है। हाँ, और सर ये मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक औषधि खरीदते वक्त क्या क्या सावधानी लोगों ने बरतनी चाहिए? अभी ऐसा हुआ है कि अभी हम लोग जैसे कुछ मेडिसिन यूज करते हैं तो हमारे यहाँ पर सब ब्रांडेड मेडिसिन यूज करते हैं, उसकी कॉस्ट कई गुना ज्यादा रहती है। जैसे कोई चीज हमारे यहाँ पर एक पैकेट है वो 300 रुपए में आता है, वो हमारे यहाँ पर 5,000, 5,500, 6,000 का भी आता है। मतलब इतना डिफरेंस है। तो आपको ये देखना है कि वो मेक कहाँ का है, वो कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, बाद में वो कंपनी में जो लगातार कितने वैद्य या कितने डॉक्टर या किसने इस्तेमाल किया है, और वो करने के बाद में वो डॉक्टर को कुछ परेशानी नहीं हुई ना। ऐसा आप अगर सब प्रॉपर देखे, और कुछ चीजें अभी ऐसे है कि अब बाजार में ये मिलने लगे है कि ये गोली लो और ये दर्द कम कर लो, तो ऐसी बहुत सारी गोलियां मिलती है बाजार में आयुर्वेद के नाम से, जिसके अंदर स्टीरॉइड या पेन किलर कुटे हुए रहते हैं। तो ऐसे जो काउंटर पर मिलने वाले प्रोडक्ट, इसके लिए तो कोई उसका कोई बंधन ही नहीं है। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि वो अच्छी कंपनी का है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है,
और वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर वो तरीके का मेडिसिन है, ये देखा तो कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। तो सर ये अभी आपके माध्यम से हमने थोड़ा आयुर्वेद का इतिहास वगैरह, ये सब साइड इफेक्ट्स वगैरह, ये सब चीजों के बारे में जाना। लेकिन आजकल बहुत से प्रॉब्लम्स अभी जो कॉमन हो गए, तो हम उनकी तरफ थोड़ा जाएंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है सर इंडिया में देखा जाता है कि ओबेसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मतलब मोटापा। तो मोटापा के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, और अगर ऐसे कुछ नुस्खे आप अगर हमारे श्रोताओं को बता दो कि जो घर पे उनको कर सकते हैं मोटापा कम करने के लिए। एक्चुअली आयुर्वेद में मोटापा जो है उसके लिए जो वर्ड आया हुआ है मैदोरोग। अच्छा। और उसके बारे में एक डिक्टम बताई है, शास्त्र में सब लिखा है, लेकिन उसमें एक लाइन लिखी है, कार्शमेव वरम स्थौल्यम नहीं स्थौल्य से भेषजम। मतलब क्या? कार्शमेवम मतलब पतला होना, वरम मतलब ज्यादा सुपीरियर, बढ़िया, वरम स्थौल्यम मतलब स्थूलता से पतला होना ज्यादा अच्छा, नहीं स्थौल्य से भेषजम मतलब स्थूलता के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। अच्छा। तो ये बताने में शास्त्र में जो बताया गया है, शास्त्रकार को जो बताया गया है, तो उनका उद्देश्य है कि आपको आपके लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये। तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि जो आयुर्वेद शास्त्र क्या है, इसकी आपको मतलब ध्यान में आएगा कि इसकी डेप्थ कितनी है। बरोबर। तो ये एक्चुअली काल्पनिक स्टोरी है कि एक बार आचार्य चरक जी, जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र की संहिता लिखी, चरक संहिता, तो उन्होंने पूरी संहिता लिखने के बाद में वो संहिता समाज को दी, और कुछ साल के बाद में उनको ऐसा भाव हुआ कि नीचे जो मैंने पृथ्वी पर जो संहिता लिखी है और आयुर्वेद शास्त्र दिया है समाज को, तो ये लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण किया, और वो पक्षी का रूप धारण कर कर वो जहाँ पर बहुत सारे वैद्यों की दवा मतलब अस्पताल जैसा एक सेटअप था, वो एरिया में गए, एक नगर में, और वहां पर जाकर उन्होंने वैद्य को एक क्वेश्चन पूछा, कोर रुख मतलब कौन मतलब किस चीज से बीमारी नहीं हो सकती, या किस चीज से बीमारी अच्छी हो सकती है। तो कुछ वैद्यों ने बताया कि चंद्रप्रभावटी लेने से बीमारी नहीं होगी, कुछ लोगों ने बताया कि सब बीमारियां पेट से होती है तो हिंगवाष्टक चूर्ण लेने से बीमारी नहीं होती, कुछ लोगों ने बताया कि च्यवनप्राश लेने से ताकत बढ़ती है तो बीमारी नहीं होती। तो उनको बहुत दुख हुआ कि भाई मैंने शास्त्र, इतना बढ़िया शास्त्र दिया लोगों को, और इन्होंने इसको बाजार बना दिया, मतलब ये दवाइयों का घर बना दिया। तो वो व्यथित होकर एक जो रिवर थी, नदी थी, उसके किनारे में आके बैठे, और आकर उन्होंने वहां पर एक तेजस्वी पुरुष स्नान करके बाहर आ रहे थे, तो उनको ऐसे पूछा कि कोर रुक, तो उन्होंने चलते चलते बोला कि हितम भुक मितम भुक, मतलब जो व्यक्ति हितकर खाता है और जितना चाहिए उतना व्यवस्थित खाता है, वो व्यक्ति निरोगी है, वो व्यक्ति बीमार नहीं है, उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है। तो वो आचार्य वाग्भट जी थे जिन्होंने शास्त्र लिखा, संहिता लिखी, अष्टांग हृदय या वाग्भट संहिता। तो ये स्टोरी का जो मॉरल है वो ऐसा है कि उनका ये उद्देश्य था कि आपको खान पान पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। तो जो ओबेसिटी जो है ये एक ट्रिकी डिसीज है, मतलब ऐसा आज के मोमेंट में ऐसा बताया गया है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है उसका परिणाम मॉडी में होता है। मतलब क्या कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस इन यंग जो 40 में शुरू होता है, वो अभी चाइल्डहुड ओबेसिटी से 20-22 में शुरू होने लगा है। जो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस है वो अंदर के ब्लड वेसल्स में सूखापन, कड़कपन आकर हार्ट अटैक का प्रमाण 18-20 में होने लगा है। तो जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल में हम जो खान पान कर रहे हैं, तो खान पान में परिवर्तन लाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आयुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डाइट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि कॉज ऑफ डिसीज, मतलब हेतु जो बोलते हैं हम लोग, निदान, कि किस चीज की वजह से ये बीमारी हो रही है। तो हम लोग पहले उसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक डाइट में और एक्सरसाइज में। तो एक एनालिसिस करने के बाद में ध्यान में आया कि अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में शुरू में एनालिसिस में एक्सरसाइज की है तो भूख ज्यादा लगती, और भूख ज्यादा लगने से भूख खाना ज्यादा होता है, भोजन ज्यादा होने से और वजन बढ़ता है। तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि पहले 70% जो है
वो चेंजेस पहले फूड में करना और 30% एक्सरसाइज शुरू के 1 महीना। फिर जैसे वो रुग्ण जो है उसने डाइट में चावल है, मिठाई है, बाद में नमकीन है, बाद में आलू है, रात में देरी से भोजन करना है, भोजन करने के बाद दोपहर में सोना है, रात में लेट सोना है, लेट उठना है, एक्सरसाइज ही नहीं करना है। ये चीजों में हमने उसको परिवर्तन करके उसको समझाया जाता है कि ये चीजें आपको नहीं करना है, और उसके साथ में 30% सिर्फ उसको थोड़ा सा 20 मिनट 25 मिनट वॉकिंग बोलते हैं। और जैसे जैसे रुग्ण में परिवर्तन होता है और रुग्ण का भूख थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगता है, फिर उसको बाद में 50% एक्सरसाइज 50% उसको फूड डाइट में थोड़ा सा उसको ढीलापन देते हैं, और फिर धीरे धीरे वो रुग्ण को हम उसमें से बाहर लाते हैं। लेकिन एक आमतौर पर अगर देखा जाए कि इसमें साथ में हमें क्या करना है, तो एक दिनचर्या का पालन जरूरी है कि सुबह उठने के बाद में गुनगुना गर्म पानी पीना है, शाम को भोजन 7 बजे के पहले करना है, बिल्कुल, और बाद में दोपहर में सोना नहीं है, चावल आलू मिठाई कम करना है। और ये सब चीजों के साथ में सबसे बढ़िया जो ड्रग है आयुर्वेद में जो बताया गया है उसका नाम है वृक्षामला। अच्छा, गार्सिनिया कंबोजिया करके एक ड्रग है जो आजकल के जमाने में हम लोग उसको अमचूल भी बोल सकते हैं। तो ये ड्रग्स के कुछ एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट बाजार में मिलते हैं, वो सुबह शाम लो, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उससे बहुत अच्छे तरीके से वजन कंट्रोल में आ सकता है। अच्छा, तो सर अभी आपने मोटापा के बारे में बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सॉल्यूशंस है, तो सर एक शॉर्ट में आप ऐसा बता सकते हो कि क्योंकि आजकल मतलब बहुत ट्रेंड है, सबको लगता है कि मैं ऐसा स्लिम ट्रिम होना चाहिए, लड़कियों को लगता है मेरी एक 0 फिगर होनी चाहिए, तो वेट लॉस मेरे को करना चाहिए, तो एक शॉर्ट में हाउ शुड बी द मतलब दिनचर्या कैसे होनी चाहिए वेट लॉस के लिए या मोटापा कम करने के लिए? इसमें ऐसा है कि पहले जमाने में कहावत थी कि सुबह का नाश्ता राजा जैसा, दोपहर का भोजन मंत्री जैसा, और रात का भोजन जो है वो भिखारी जैसा होना चाहिए। तो वो तरीके से वो दिनचर्या का जो है वो डिजाइन होता है। तो एक शॉर्ट में बताते समय पर हम लोग ये बता सकते हैं कि सुबह जिस टाइम पर ब्राह्म मुहूर्त होता है, तो एक सूरज उगता है उसके 1.5 घंटा पहले, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक लगभग 6 बजे के दरमियान उठना है। उठने के बाद में आपका ब्रश होने के बाद में कुनकुना गर्म पानी नींबू डालकर पीना है। वो पीने के बाद में एक 20 मिनट के लिए 20 से 25 मिनट के लिए आपको जो वार्म अप एक्सरसाइज, रनिंग है, स्पॉट जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, या साइकिलिंग है, जॉगिंग है, तो आपको जो भी एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड है वो आप कर सकते हैं। वो करने के बाद में आपको थोड़ा सा आने के बाद में कुछ थोड़ा सा गुड़ डालकर ग्रीन टी लेना। ग्रीन टी लेने के बाद में आपको ब्रेकफास्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो ब्रेकफास्ट में जैसे 2 इडली है या एक थाली पीठ बोलते हैं हम लोग उसको, ऐसा जो छोटी छोटी चीजें है उसका एक हफ्ते भर का एक मेनू आप बना सकते हैं। बाद में 11 बजे छाछ, 12:30 बजे भोजन। तो भोजन में हम लोग बताते हैं कि एक 25% करूँ, मतलब 25% मतलब क्या कि एक चपाती अगर लेते हैं या एक भाकरी आप लेते हैं, तो उसके साथ में 1 कटोरी पतली सब्जी, 1 कटोरी गाढ़ी सब्जी और 1 कटोरी सैलड, मतलब 25-25-25-25। यस, ये सब चूरने के बाद में इसका इतना लगभग इतना फूड तैयार होता है, और वो खाने के बाद में पेट में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इस पर भी असर आता है, और वो फाइबर्स अंदर जाने की वजह से पाचन भी सही होता है, और उससे जो कार्ब्स है वो कम मिलते हैं लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिलती है, मतलब वजन भी बढ़ता नहीं है, और आप लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है कि स्ट्रेंथ होना चाहिए लेकिन फैट्स नहीं होना चाहिए, वो फायदा होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक चपाती के बाद मुझे और आधी चपाती खाना है, तो वही प्रमाण से बाद आधा आपको डिवाइड करना है। फिर 4 बजे आपको अगर आदत है तो सुबह के टाइम पर आपने ग्रीन टी लिए, शाम के टाइम पर आप आधा कप चाय वगैरह की जो आदत है वो ले सकते हैं, और उसके साथ में आप एक आधा खाकरा या एक आधा फल ऐसा लेना है। 5:30-6 बजे के लगभग थोड़े से ड्राई फ्रूट जिसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं वो लेना है, और 7 बजे 1 चपाती और बहुत सारी सब्जी खाना है। अच्छा। ये एक जनरल डाइट जो है वो आप ओबेसिटी के लिए फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों का ये इशू नहीं है कि इनको जो बहुत ज्यादा प्रमाण में हंगर, मतलब बहुत ज्यादा भूख क्रेविंग नहीं है, तो वो लोग ये भी फॉलो कर सकते हैं कि एक बार सुबह भोजन और एक बार रात में भोजन, बीच में के टाइम पर सिर्फ भूख लगे तो पानी पीना है, या तो एक आधा जैसा काकड़ी है, टोमेटो ऐसा खाना है, ऐसा। तो ये 2 थ्योरी अलग अलग तरीके से, जिसके अगर पित्त प्रकृति का रुग्ण है तो पहला फॉलो करेगा, अगर कफ प्रकृति का रुग्ण है तो दूसरा फॉलो करेगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और फिर उसके साथ में जो एक्सपेक्टेड है, जैसे त्रिफला गुकुल है, मेदो अर्गुकुल है, फिर मैंने अभी आपको एक ड्रग बताया गार्सिनिया कंबोजिया,
जो वृक्ष आंवला, जिसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में टैबलेट या मेडिसिन मिलती है, आप वो ले सकते हैं। इसमें हमारे भी कुछ खुद के ओजस के रिलीज करके एक फॉर्मूला है, वो गोली सुबह शाम ले सकते हैं कुनकुने पानी के साथ में। और अगर हो सके और वहाँ का जो देश है, मतलब जो एरिया है, वो वहाँ का एरिया अगर फेवर करता है तो दिन भर आप कुनकुना पानी भी पी सकते हैं। कुनकुना पानी पीने से भी लगभग महीने के एंड में 1 से 2 किलो वजन कम होता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ गुनगुना पानी से अरे इतना इफेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। और सर बीपी शुगर के भी पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं आजकल पूरे मतलब इंडिया में, देखा जाता है एक जनरल ट्रेंड, तो बीपी के पेशेंट्स हो, शुगर के पेशेंट हो, तो इस पे आयुर्वेद क्या कहता है? मतलब आयुर्वेद के कोई जो नुस्खे जो बीपी शुगर वालों ने अपनाने चाहिए? एक्चुअली बीपी और शुगर ये जो बीमारियां हैं, ये आज की बीमारियां नहीं है, ये बहुत साल की मतलब पुरातन बीमारियां थी। लेकिन पहले जमाने में क्या था कि जो लाइफस्टाइल थी, वो जो माइंड सेट जो था वो इतना अच्छा था कि उसकी वजह से ये बीमारियां बहुत ज्यादा बड़ा उसका स्वरूप नहीं दिखाती थी। लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल है, जिसमें अभी हम लोग जो अनाज खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स मारे हुए हैं, बाद में जो बाहर का वातावरण है उसमें धूप का प्रमाण बढ़ गया है, फिर आप अगर मिल्क लेंगे तो मिल्क को इंजेक्शन मार के मिल्क मिल रहा है, बाद में लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल हो गए, तो इसकी वजह से ये बीमारियों का परिणाम अभी ज्यादा दिखने में आ रहा है। तो ऐसी बीमारियों में माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब जैसे 130/90 है या 140/90 है या 140/100 है, ऐसा जो ब्लड प्रेशर है, तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ छोटी छोटी जैसे पुनर्नाव है, गोक्षुर है, बाद में कुटकी है, बाद में सर्पगंधा है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी भी मेडिसिन जो है, अर्जुन है, लहसुन है, तो ये जो सब छोटी छोटी चीजें हैं जो वनस्पति है, उसके जरिए हम लोग बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ में जो शुगर ये पार्ट है, तो शुगर ये पार्ट का तो इतना प्रभावी और इतना बढ़िया इलाज आयुर्वेद में है कि आप अगर बाहर के समाज का एक एनालिसिस करें तो आपको ये ध्यान में आएगा कि 80 to 85% लोग जो है वो शुगर वाले कुछ ना कुछ प्रमाण में वो करेले का जूस लेंगे या कोई वो पाउडर लेंगे या वो कुछ ना कुछ वो जो बर्तन आता है उसमें पानी डालकर वो पानी पिएंगे। तो इस तरह का कुछ ना कुछ आयुर्वेद इलाज डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते रहते हैं। तो फिर हमने ऐसे ही कुछ साल के बाद में हमने खुद एनालिसिस किया, ऐसे बैठे कि भाई शुगर के जो रुग्ण है वो अपने यहाँ मेडिसिन लिए हुए रुग्ण है, और जो लोगों ने मेडिसिन नहीं लिए, जिन्होंने सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन लिया, कोई दूसरी मेडिसिन लिए, तो उनमें क्या परिवर्तन है। तो हमारे ऐसे ध्यान में है कि जो रुग्ण सिर्फ वो मेडिसिन लेकर शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो लोगों में बहुत जल्दी इंसुलिन शुरुआत मतलब इंसुलिन लेने को शुरुआत करनी पड़ रही है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन से शुरू में शुगर कंट्रोल रहती है और कुछ साल के बाद में वो मॉलिक्यूल काम नहीं करता, तो उसमें और मेडिसिन बढ़ानी पड़ती है। और परिणाम ये होता है कि उनके जो लेट कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब जो डायबिटीज के जैसे नेफ्रोपैथी है, मतलब किडनी पर असर आना है, आंखों के पर्दों पर असर आना है, हार्ट की मांसपेशियों पर असर आना है या ब्लड वेसल्स पर असर आना है, इसका प्रमाण बहुत बढ़ता है। लेकिन उसका अगर अपोजिट पार्ट देखे जाए तो आयुर्वेद में शुगर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो मेदो धातु है, वो मेदो धातु का अग्नि जो रहता है उसको पहले हम लोग सुधारते हैं। मतलब आयुर्वेद में एक धातु अग्नि मान्य कर कंसेप्ट है। जैसे आपका एक किचन है, घर का एक किचन है, और वो किचन के अंदर आपने बहुत सारा बाहर से कुछ ग्रोसरीज लाया, मतलब जैसे तेल है, घी है, आपके चना है, ये है, वो है, तो आपने वो सब लाया, लेकिन आपके घर का गैस ही काम नहीं कर रहा है, तो इतना सब ग्रोसरी का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और वही अगर गैस अच्छा है तो आप कोई भी चीज बनाकर उसको पकाकर खा सकते हैं। वैसा हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स के अंदर एक खुद का एक डाइजेस्टिव फायर रहता है, और वो जो फायर रहता है, वो फायर आपके शरीर में जो आने वाली चीज जो रहते हैं उसका जो पाचन, शोषण और पोषण, इसका मतलब उसका जो कन्वर्जन बोलते हैं हम लोग, तो वो करता है। तो वो जब मंद हो जाए, वो जब काम नहीं करे, उसका मतलब असर कम हो जाए, तो उस टाइम पर शरीर में जो गंदगी है वो रुकने लगती है, वो रुकने लगी कि ऐसी बीमारियां खड़ी होती है। तो हम लोग सबसे पहले पंचकर्म करके ऐसे रुग्ण जो है उनको पहले शरीर को शुद्धि करते हैं, और वो शुद्धि करने के बाद में बहुत सारी जैसे गुड़मार है, बाद में जामुन है, बाद में आपका काढ़े चिरैत है, कुटकी है, बाद में कुछ त्रिवंग जैसे कुछ भस्म है, बाद में गोक्षुर है, फिर गुड़वेल है, गिलोय जो है वो, ऐसे कुछ मेडिसिन भी देते हैं, और साथ में उसको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं कि जिसके जरिए जो
पैंक्रियाज है, वो पैंक्रियाज के अंदर जो सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, तो उसके जो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं तो उसको रिएक्टिवेट होते हैं, और वो रिएक्टिवेट होने की वजह से रुग्ण जो रहता है उनको ऐसा ध्यान में आता है कि उनकी शुगर लो हो रही है। फिर उनको हम बोलते हैं कि धीरे धीरे आप कुछ जो मेडिसिन बाहर चालोगे तो वो डॉक्टर की सलाह से आप वो मेडिसिन धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और साथ में और हमने एक नया ड्रग अभी देखा है जिसको संस्कृत में अरंगपुल बोलते हैं। अरंगपुल मतलब जो दुर्वा आती है जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो वो अरंगपुल एक्सट्रैक्ट देने के बाद में हमारे ये ध्यान में आया कि वो रुग्ण जो है उसका पैंक्रियाज जो है वो एक्टिवेट होके जल्दी से उसकी शुगर नीचे आ रही है। अच्छा। तो फिर ऐसे बैठे बैठे हमने देखा कि ये दुर्वा जो है ये तो गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो गणेश जी तो इतने मोटे हैं, तो इसका मतलब क्या कि गणेश जी इतनी मिठाई खाते हैं, इतने मोटे हैं, फिर भी वो स्वस्थ इसलिए है कि वो दुर्वा खाते हैं। उनका इस्तेमाल जो है वो दुर्वा करते हैं। तो ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग जो फिलोसॉफी है वो जोड़ते हैं और वो जोड़ के उसका इस्तेमाल हमारे प्रैक्टिस में भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अभी ये शुगर बीपी वगैरह ये है, तो आयुर्वेद थोड़े जो बड़े रोग हैं उनके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, जैसे कैंसर हो गया, HIV एड्स हो गया, तो इनका इलाज आयुर्वेद से पॉसिबल है क्या? बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है। मतलब अभी की स्थिति ऐसी है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से जो रेज पहले तिरछे आते थे वो सब रेज अभी सीधे आने लगे, और उसकी वजह से बहुत सारे कैंसर के रुग्ण बढ़े। मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने 30 इयर्स पहले प्रैक्टिस शुरू की तो साल भर में मेरे पास में 1 आधा रुग्ण आता था। बहुत रेयर था कैंसर। हाँ, और अभी की स्थिति ऐसी है कि आज भी मेरे पास 2 रुग्ण थे। जो था एक वो कैंसर चीक का था और एक कैंसर मूत्राशय मतलब ब्लैडर कैंसर का पेशेंट। आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ नए रुग्ण 2, 3, 4 तो आ ही जाते हैं, और जो पुराने 7, 8 है वो भी मेंटेन रहते हैं, और ये रुग्ण में इतने अच्छे रिजल्ट है। लेकिन सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि वो रुग्ण को बोलते हैं कि आपकी गोल्डन चॉइस जो है वो आपको जो पहले चल रहा है, जैसे कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है या कुछ ऑपरेशन है जिसकी वजह से वो अच्छा हो सकता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो और उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप डे 1 से शुरू करो। तो डे 1 से ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में हमारे ये बात ध्यान में आई कि वो जो रुग्ण होते हैं उनकी इम्यूनिटी बनी रहती है, उनकी ट्रीटमेंट पूरी होती है और उनको रिकरेंस नहीं होता। जैसे कुछ रुग्ण जो है उनको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लेने के बाद में भी वापस 2 साल से 3 साल से वो बीमारी वापस आती है। लेकिन मैंने लास्ट 15 से 17 साल में ऐसा देखा कि जो रुग्ण को हमने मेडिसिन दी वो लोग अभी 10-10, 15-15 साल हो गए उनको कभी रिकरेंस हुआ नहीं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो ये बीमारी है, कैंसर है या जो एड्स है, HIV बोल रहे हैं आप लोग, या ट्यूबरकुलोसिस है कि जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे रुग्ण में एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर स्वरूप में अगर आप आयुर्वेद साथ में जोड़े तो वो रुग्ण का लाइफ का स्पैन भी अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होता है। और कुछ कुछ रुग्ण मैंने ऐसे भी देखे कि जो रुग्ण में एलोपैथिक मेडिसिन जो है उनको लेनी नहीं थी क्योंकि वो ग्रेड 4 का था और डॉक्टर ने बता दिया कि अभी इस पर कुछ असर नहीं हो सकता। तो ऐसे मेरे पास में अभी 3-3, 4-4 साल से ऐसे रुग्ण की जिनको बताया कि 3 महीना आपकी लाइफ है या 4 महीने लाइफ है, और वो 3-3, 4-4 साल हो गए अभी तक भी नॉर्मल है। उनको कुछ तकलीफ नहीं, मेडिसिन चल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि आयुर्वेद ऐसे जगह पर काम कर सकता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब हमारे पास में ऐसे 100 रुग्ण या थाउजेंड्स ऑफ रुग्ण आएंगे और उनका एक डेटा बाहर पब्लिश होगा तब हम बोल सकते हैं कि इस पर ये चीज काम। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आजकल देखा जाए कि मतलब लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बहुत से प्रॉब्लम्स, एसिडिटी हो जाती, इंडाइजेशन हो जाता, तो गैसेस का प्रॉब्लम है स्पेशली जो यंग लोग हैं उनमें, तो इस पे आप मतलब कुछ घरेलू नुस्खे क्या बताएंगे लोगों? बेसिकली ये सब बीमारियां जो है लाइफस्टाइल की वजह से, हम लोग देरी से भोजन कर रहे हैं, हम लोग जो बाहर फास्ट फूड जो है इसका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, बाद में हमारे दोपहर में नींद बढ़ गई है, रात में हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो जो आपकी साइकिल है तो वो साइकिल डिस्टर्ब हो गई। और वो साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से जैसे आप अगर देखेंगे कि आप सुबह शुरुआत होती है जब सुबह की, तो सुबह शुरुआत होने के बाद में सूरज की किरणें जैसे बढ़ती है वैसे भूख भी सुधारती है और शाम में भूख मंद हो जाती है। तो ऐसा बताया गया है कि जो पंछी होते हैं तो वो रात को 7, 6 या 5 या 6 बजे के बाद में कुछ लेते नहीं, तो उनको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमको डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि यंग जनरेशन को थोड़ा सा उनका जो रूटीन है वो अगर अच्छे रखेंगे और उसके साथ में जो भोजन है वो भोजन करते समय पर टीवी का, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और चबाकर भोजन करेंगे, पानी प्रॉपर टाइम पर पिएंगे, नींद पूरी लेंगे,
और छोटी छोटी बातों का जो एंजाइटी या स्ट्रेस होता है वो अगर वो कम रखते हैं तो उनको ये बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और साथ में फिर छोटी छोटी चीजें, जैसे हमारे जो पेट की बीमारियां, ये सब पेट की बीमारियों का इलाज ही हमारा किचन है। जैसे हींग है, जीरा है, अजवान है, पुदीना है, तुलसी है, बाद में आपका नमक है, तो ये सोडा है, थोड़ा थोड़े प्रमाण में हम खाता सोडा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है इसका हम एक प्रभावी स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से होती है। काफी चीज जो रुग्ण होते हैं जिनको एसिडिटी ज्यादा होती है तो उनको हम लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ धनिया और जीरे का जो पानी है वो पियो, बाद में आप अमचूल जो है उसका शरबत लो, बाद में उनको सुबह जो गवार पाट आता है, ये कोरपड़ एलोवेरा बोलते हैं हम लोग, तो एलोवेरा जो है वो छोटी सी काट कर वो सुबह के टाइम पर खाली पेट ले लो, तो उससे एसिडिटी बहुत अच्छे से कम होती है। और भोजन के पहले थोड़े से प्रमाण में अजवाइन चबा कर खा ली तो उससे कम होती है। काफी लोग जो आजकल जो नई जनरेशन, इसमें एक प्रॉब्लम जो है पेट साफ होने की परेशानियां है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उनको बोलते हैं कि जो हरड़ होती है तो वो बाल हरड़ को हम लोग एरंडी के तेल में भूनते हैं और वो जो है वो मुंह में रख कर उसको चूसना है, तो चूसने से गैस, एसिडिटी, पेट साफ होना, सब परेशानियां कम हो सकती है। हाँ, और सर आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बाल झड़ने का मतलब बहुत इंटेंसिटी बढ़ गई है, बाल सफेद हो जाते हैं, छोटे बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, तो इस पे आयुर्वेद मतलब आप क्या कहोगे कि बाल झड़ना या मतलब बाल सफेद हो जाना यंग लड़कों में और लड़कियों एक्चुअली क्या हुआ है कि बाल झड़ना या बाल सफेद होना ये एजिंग प्रोसेस है। मतलब आप ये समझो कि जो चीजें पहले 40 या 50 में होती थी वो 20 में होने लगी। इसका मतलब क्या कि जो जनरेशन है वो जनरेशन का एज कम होते जा रहा है, मतलब एजिंग फास्ट हो रही है अभी। हाँ, मतलब वो एजिंग फास्ट हो रही है और वो उनका जो एज है वो 20 का आदमी है वो 25 का दिख रहा है, जो 25 का है वो 30 का दिख रहा है, ऐसा है। तो बाल झड़ना इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वो पोल्यूशन है। अच्छा, बाहर आप जहां भी जाएंगे तो इतना धुआं होता है, इतना डस्ट होता है, साथ में हमारे स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारा भोजन जो है उतने प्रॉपर प्रमाण में ना होने की वजह से बाल झड़ते हैं। फिर बाद में बाल पकना जो बोलते हैं, जो बाल व्हाइट हो रहे हैं, अर्ली ग्रेइंग हो रहे हैं, तो उसका भी कारण स्ट्रेस है, पेस्टिसाइड्स है। तो इसके लिए एकदम आसान इलाज ये है कि आप नींद पूरी लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, जो सूर्य नमस्कार या जो सर्वांगासन, हलासन है वो करो, और साथ में रोज सुबह शाम 2 बार नाक में 4-4 बूंद देशी घी। अच्छा, ये देशी घी नाक में डालने की वजह से, जैसे हम लोग पेड़ जो है वो पेड़ के जो रूट्स होते हैं उसको जैसे कुछ खट डालते हैं तो पेड़ अच्छा होता है, वैसा नाक में ड्रॉप्स डालने की वजह से बालों की जो टेक्सचर है वो बाल झड़ना या बालों की स्ट्रेंथनिंग या जो बाल घने होना है वो एक्सपेक्टेड है, वो भी होता है। साथ में चेहरे पर जो स्ट्रेस सर्कल्स है वो कम होते हैं और रिलैक्सेशन लगता है। और सबसे बेस्ट और अच्छी दवाई जो है वो बालों के लिए मैं बताऊं आपको तो है आयुर्वेद में बताया गया सबसे बेस्ट, मतलब रसायन चूर्ण, जो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में 39 चैप्टर में बताया है। तो वो जो ये रसायन चूर्ण है उसमें 3 ही चीजें हैं, एक गिलोय है, दूसरा आंवला है और तीसरा गोखरू है। तो ये 3 चूर्ण तो कहीं भी आप बाजार में गए तो आपको मिलेंगे। तो वो चूर्ण एक जैसे प्रमाण में मिलाना है और 1 चम्मच वो चूर्ण जो है वो घी और विषम प्रमाण में शहद, मतलब थोड़ा सा 1 चम्मच घी लिया तो आधा चम्मच शहद या 1 चम्मच शहद लिया तो आधा चम्मच घी, ऐसा मिला के उसको रोज सुबह एक बार लेना है। तो उसका बहुत अच्छा असर आपके बालों की स्ट्रेंथनिंग, बाल झड़ना या पकना जो है इस पर असर आएगा। और साथ में आपको घरगुती स्वरूप में, मतलब घर के ही घरेलू नुस्खा जो बोलेंगे, तो जैसे आपका आंवला और ब्राह्मी का ऑयल है, बाद में जो माका है, भृंगराज जो है तो उसका ऑयल है, या आप घर पर बहुत सारे नुस्खे आजकल आते हैं यूट्यूब पर, इसमें से जो प्रभावी और जो इफेक्टिव है वो आपके वैद्य जी से बात कर कर आप वो बनाकर उसका इस्तेमाल हेयर ऑयल कर कर सकते। बिल्कुल। और सर चेहरे पे अगर नूर लाना हो तो आयुर्वेद कोई नुस्खा बताता है उसके कि चेहरे पे नूर आने के लिए? चेहरे पर नूर लाना या चेहरा तेजस्वी या ओजस्वी होना, ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा मतलब पार्ट है, जो आप उसको बोलेंगे आप उसको कॉस्मेटिक पार्ट। लेकिन आयुर्वेद में जो अष्टांग आयुर्वेद बताया है, मतलब जैसे अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग पैथी में है मेडिकल साइंस में, वैसे आयुर्वेद में काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा उष्ण, ऐसे 8 अंग बताए आयुर्वेद के। मतलब मेडिसिन है, फिर पीडियाट्रिक है, फिर टॉक्सिकोलॉजी है। वैसे शास्त्र में
रसायन और वाजीकरण ऐसे दो और अंग बताए कि जो बहुत साल पहले बताए, जिसका आज जरूरत पड़ रही है लोगों को। तो रसायन चिकित्सा का मतलब होता है कि आपके शरीर के जो 7 धातु है, तो वो 7 धातु की ताकत बरकरार रखना। तो अगर आप ये सप्त धातु को पुष्ट करेंगे तो अपने आप ही ये 7 धातु का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको ओज बोलते हैं, ओजस, जिसकी वजह से आप बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत फ्रेश दिख रहा है, या कोई संत महात्मा जो रहता है उसके चेहरे पर एक रौनक दिखता है, आप लोग देखते हैं। तो ऐसा जो ओज होता है वो उससे बढ़ता है। तो जैसे अभी मैंने रसायन चूर्ण बताया, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते समय पर अश्वगंधा जैसी वनस्पति है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कोई महिलाओं में कुछ महिला शतावरी जैसी वनस्पति, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बलामूल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में चेहरे पर लगाने के लिए कुछ अलग अलग, जैसे गुलाब की पंखुड़ी है, बाद में अनंत गुण है, फिर नागरमुथा है, मुल्तानी मिट्टी है, इसके कुछ दूध के साथ में या गुलाब जल के साथ में कुछ लेप होते हैं, आप वो लगा सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है वो चेहरे पर आप डेली नेचुरल स्वरूप में कर नाक में, अभी हम लोग एक नस से बनाए, नाक में डालने का ड्रॉप बनाए जिसका नाम ज्योतिषमती है। तो उसमें बादाम वगैरह जो ऐसी चीजें है वो डालिए, तो वो आप नाक में डालेंगे तो अपने आप ही चेहरे की रौनक बढ़ेगी। बाद में घर पर ही आप, जैसे तिल्ली का ऑयल है, वो तिल्ली का ऑयल मुंह में कुनकुना कर थोड़ा सा मुंह में पकड़ कर उसके गार्गल्स कीजिए, तो उससे चेहरे का जो ये है मतलब मसल जो है वो भी अच्छे होता है, और जो झुर्रिया गिरना है उसका प्रमाण कम होता है। बाद में कुछ तिल्ली का तेल या तो इरीमेरादी तेल नाम से कुछ ऑयल आते हैं कि जिसको दांतों को और मसूड़ों को लगाने की वजह से दांत जो है वो भी अच्छे रहते हैं, और दांत जो है मतलब आपके चेहरे पर का जो एक पार्ट है दांत का वो भी इम्प्रूव होता है। अंजन है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो छोटी छोटी चीजें हम लोग घर पर ही कर सकते हैं। और सर स्ट्रेस का, और मतलब जो स्लीप के प्रॉब्लम्स है आजकल, नींद के बहुत से प्रॉब्लम्स है, बच्चों को रात में नींद नहीं आती, सुबह नींद नहीं खुलती, इसके बारे में आयुर्वेद कुछ कहता है? आयुर्वेद में सब चीजें जो है, जैसे आपकी अगर लाइफस्टाइल अच्छी हो, और थोड़ा सा आयुर्वेद आध्यात्मिक शास्त्र है। अगर आपको कोई चीज के जो तनाव है वो कम करने के लिए थोड़े से प्रमाण में नाम स्मरण करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, इस पर अगर ध्यान रखेंगे तो उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। शास्त्र में निद्रा के बारे में ऐसा बताया गया है, निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टिकारशम बलाबलम, मतलब नींद की वजह से सुख और दुख की जानी होती है। अगर आपको नींद अच्छी हुई तो आपको सुख लगेगा, और नहीं हुई तो आप परेशान होंगे। पुष्टिकारशम मतलब अगर नींद अच्छी हो रही है तो आपका स्ट्रेंथ और बॉडी अच्छी रहेगी, विगर वाइटलिटी। और अगर आपकी मतलब ये नींद नहीं हुई तो आपको बहुत कमजोरी आएगी, या तो क्रुश दिखेगा। तो नींद अच्छी आने के लिए सबसे बेस्ट जो इलाज है वो पादाभ्यंग, मतलब तलवे को देशी घी या कुछ कोकोनट ऑयल जो है, इससे रोज रात को सोते समय पर थोड़ी मालिश करना, नाक में 4-4 बूंद देशी घी डालना। और सबसे बेस्ट नींद आने के लिए और एंजाइटी कम करने के लिए जो वनस्पति बताई गई शास्त्र में, वो है ब्राह्मी और जटामौसी। तो इसकी सादी ब्राह्मीवटी नाम से या तो जटामौसी घन के नाम से गोली मिलती है, और रात में रेगुलर स्वरूप में लिया। और साथ में शास्त्र में भैंस का दूध जो है वो निद्रा जनन बताया। जो लोगों को नींद नहीं आती और जो लोगों को पॉसिबल है कि भाई उसको कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह की कोई परेशानी नहीं है, वो व्यक्ति ने अगर दूध भैंस के दूध के साथ में ऐसी एक आधी गोली रात के टाइम पर हर्ब्स जो रहते हैं, नेचुरल हर्ब्स, उसका इस्तेमाल किया तो अच्छे से नींद भी आती है और स्ट्रेस लेवल भी कम रहती है। सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैंने जैसे अभी बताया वो एक रसायन चूर्ण है, और सबसे अच्छा सप्तधातुवर्धक जो ड्रग है वो जो शास्त्र में जाना गया है, और आज भी बहुत जगह पर आज भी मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलो के स्वरूप में यूज होता है, वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश रेगुलर 1 चम्मच अगर सुबह लेंगे आप, तो वो अच्छे कंपनी का और अच्छे मेक का अगर होगा तो अच्छे से इम्यूनिटी बढ़ती है। और साथ में फिर शास्त्र में जो बताया गया है कि डाइट थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए, नींद होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो सब बराबर। हाँ, और सर एक हमेशा से देखा जाता है कि बहुत बार, अभी मैं भी जब मतलब भोजन करता हूँ, तो कोई कहता है कि भोजन करते वक्त पानी पीना चाहिए, कोई कहता है पहले पानी पीना चाहिए, कोई कि भोजन होने के आधे 1 घंटे बाद पीना चाहिए। तो आपको क्या लगता है एक आयुर्वेदाचार्य के हिसाब से कब पानी पीना चाहिए? ऐसा शास्त्र है कि हमारा जो पेट है, स्टमक, तो वो स्टमक के 4 पार्ट माने गए। तो वो दो पार्ट अनाज, 1 पार्ट हवा और 1 पार्ट पानी, ऐसा होना चाहिए। मतलब उसके 4 पार्ट कर मतलब 50% फूड, 25% एयर और 25% पानी। अब होता क्या है कि जैसा
कुछ रुग्ण जो रहते हैं वो काम, या कोई व्यक्ति होता है कि वो काम नहीं है तो भी वो मटके के पास में जाके पानी पीते रहता है, और कुछ लोगों को इतनी प्यास लगती है लेकिन वो काम में पानी नहीं पीते। तो ये सब विषमता है। तो एक ग्रॉसली ऐसा माना जाता है कि आपके वेट के 5% पानी पीना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको लगभग 3 लीटर पानी पीना है, और अगर धूप के दिन है, आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, तो आप आधा लीटर पानी ज्यादा पी सकते हैं। तो ये ग्रॉस है, लेकिन वो फिर भी हर एक की थर्स्ट के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि भोजन करने के आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे अग्निमान जाता है, मतलब भूख कमजोर हो जाती है, और पाचक स्राव जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो डाइल्यूट होने की वजह से पाचन नहीं होता। भोजन करते समय पर आप एक्सेस पानी पिएंगे तो अजीर्ण होगा, पानी नहीं पिएंगे तो भोजन ड्राई होने की वजह से पाचन नहीं होगा। इसलिए भोजन करते समय पर आपको आधा या पौन ग्लास पानी, या अगर ऋतु के अनुसार आपको पॉसिबल है तो छाछ ले सकते हैं। अच्छा, तो छाछ आप पियो या तो पानी पियो घुट घुट करके, और भोजन होने के आधा से पौन घंटे के बाद में, मतलब 40 मिनट जो स्टमक एम्प्टिंग टाइम है, तो उस टाइम पर आप 1 गिलास पानी घुट घुट करके पियो। बिल्कुल ऐसा पानी पीने का एक नियम होना चाहिए। और अदर टाइम पर जो कुछ लोग उष्पान करते हैं कि बहुत 3 लीटर पानी पीते हैं, 4 लीटर पानी पीते हैं, 2 लीटर पानी पीते हैं, तो ये सब मिथ्या है, मतलब इसका ये सब रॉन्ग है, क्योंकि उससे अग्निमांद्य होके जलोदर जैसी बीमारियां होती हैं आगे, या डायबिटीज डेवलप होता है, या ब्लड प्रेशर डेवलप होता है, या शोथ मतलब एनएसआर का सब बॉडी पर सूजन आने जैसी बीमारियां होती है, वात की बीमारियां। और सर मतलब ऐसे देखा मतलब जाता है कि अभी चाय हो, दूध हो, छाछ हो, घी है, मतलब आयुर्वेद में इन सब चीजों के बारे में भी कुछ बताया कि इनमें से क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? आयुर्वेद हर चीज जो है वो जैसे ग्रॉस प्रोटोकॉल जैसा आयुर्वेद में नहीं बताया गया। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि जिसकी जैसे प्रकृति है वो प्रकृति, मतलब अगर कोई पित्त प्रकृति का रुग्ण है और जलगांव जैसे हीट सिटी में रहता है तो उसको क्या खाना है, और वही पित्त प्रकृति का रुग्ण अगर पूना जैसा या कोई महाबलेश्वर या कोकण जैसा ठंडा प्रांत है, वहां पर क्या खाना है। तो आयुर्वेद देश काल बल और प्रकृति, मतलब कौन से एरिया में रहता है, बाद में उसका आदान काल, या मतलब धूप के दिन है, ठंड के दिन है, वो बाद में बल, मतलब उसको वो पचाने के लिए अगर उसको बोला कि 1 लीटर दूध पी और उसकी उतनी डाइजेस्टिव फायर ही नहीं है तो वो पचा नहीं सकता। तो वो, और उसकी वात पित्त कफ वाली प्रकृति कौन सी, ये सब चीजें जो है वो एक बार देखता है, और वो देखकर फिर सजेस्ट करते हैं कि क्या लेना चाहिए। तो ग्रॉसली गाय का दूध तो हर व्यक्ति ले सकता है, मतलब वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन वही बात अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आता है तो उसके लिए बकरी का दूध अच्छा माना गया। अच्छा, तो ऐसा है। अभी कोई रुग्ण जो है वो क्रुश है, बहुत दुबला बालक है, और वो दुबला बालक उसका वजन बढ़ रहा है, वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, सो नहीं रहा है, तो उसको भैंस का दूध अच्छा है। ऐसा उसको कौन सा दूध, कौन सी क्वालिटी का कौन सा देना है वो एक है। दही जो है वो कभी रात में नहीं लेना है, दही कभी भी सुबह ही लेना है सुबह, क्योंकि दही का आजकल तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल बताया गया है, क्योंकि गट मेडिसिन जो है, गट के जो बैक्टीरियाज है, जो गट मतलब जो आपकी आंत है, तो वो आंत के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो सब दही से ही मिलते हैं, क्योंकि वो नेचुरल गट बैक्टीरिया बढ़ाता है। तो डाइजेशन सुधारने के लिए दही को श्रेष्ठ ही माना गया। तो आप दही का इस्तेमाल रोज सुबह भोजन में कर सकते हैं अगर आपको एलर्जी की तकलीफ नहीं है, और दही आपको आसानी से पचता है, और धूप के दिन है, ठंड के या बारिश के दिन नहीं है तो छाछ रात में ले सकते, छाछ रात में ले सकते हैं, वो भी दोपहर में ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा छाछ लेना जो है, तो ज्यादा छाछ से भी शरीर में सूखापन आता है, शरीर का शुक्र धातु कम होता है। अच्छा, इसलिए अननेसेसरी छाछ हर व्यक्ति लेना ऐसा भी नियम नहीं है, तो वो व्यक्ति के हिसाब से आप वो बदल सकते हैं। और घी जो बताया गया है, तो घी सबसे श्रेष्ठ बताया गया है गाय का घी। तो जो गाय का घी है वो आप 5 से 10 ग्राम रोज नित्य स्वरूप में, एंजियोप्लास्टी का पेशेंट भी ले सकता है जिसको एंजियोप्लास्टी है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, प्रैक्टिकल में ऐसा देखा है कि जो रुग्ण घी नहीं ले रहे हैं, जिन दूध, तेल, घी, दूध सब बंद कर दिए, तो वो लोगों में रीब्लॉकेजेस या हार्ट का और 2-3 साल 4 साल में परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि उनका वजन भी कम हो रहा है और अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर सूखापन भी ज्यादा आ रहा है। तो घी का इस्तेमाल 1 या 2 चम्मच कंपलसरी करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र भी बोलता है, और वो मैंने प्रैक्टिकल में पेशेंट पर कर भी देखा। और सर नहाना ठंडे पानी से चाहिए या गर्म पानी से चाहिए? क्योंकि बहुत बार अगर देखा जाता है कि कोई लोग बोलते हैं कि ठंडे पानी से नहाओ, कोई बोलते हैं गर्म पानी से नहाओ,
तो नहाना ठंडे पानी से चाहिए या गर्म पानी से, और जो शरीर में लेना चाहिए वो गर्म पानी लेना चाहिए या ठंडा पानी लेना चाहिए, दोनों? एकदम हाँ। सही है। एक्चुअली नहाने का जो है वो हर एक की अलग अलग थॉट प्रोसेस है या हर एक की प्रकृति होती है। अगर कोई व्यक्ति है कि जिसको ज्यादा प्रमाण में पित्त है और हमेशा हीट होती है तो वो 12 ही महीने ठंडे पानी से नहाता है तो कंफर्टेबल होता है। कोई व्यक्ति इसको बार बार सर्दी खांसी हो रही है तो उसको 12 ही महीने बारिश रही, ठंडी रही, धूप रही तो भी वो गर्म पानी से नहा सकता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि कौन से व्यक्ति को क्या करना है। कोई व्यक्ति जो है वो ठंडे से नहा सकता है, कोई गर्म से नहा सकता है। लेकिन एक शास्त्र में बताया गया नियम जरूर है कि माथे के ऊपर से लेने वाला पानी अगर ज्यादा गर्म रहा तो बाल जल्दी सफेद होते हैं। अच्छा। तो माथे पर से लेने का पानी कुनकुना गर्म या तो ठंडा ज्यादा बेटर है, और खांधे के नीचे का पानी आप गर्म ले सकते हैं। तो ये नहाने का हुआ। और पीने का पानी का जो है वो अगर आपको अगर ओबेसिटी है, कफ की बीमारी है, पाचन की बीमारी है, तो आप गर्म पानी दिन भर पी सकते हैं। उसमें चुटकी भर आप सूंड डालकर वो भी पी सकते हैं, या तो उसमें थोड़ी सी जीरा जीरा जो रहता है वो उसमें डालकर वो भी पानी आप पी सकते हैं। और बाकी सीजन में जैसे धूप के दिन है तो धूप के दिन में आपको गर्म पानी पीने के बदले आप नॉर्मल मटके का पानी पी सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ रुग्ण ऐसे होते हैं कि जिनको कफ की बहुत सारी परेशानी है, तो ऐसे रुग्ण में आप गर्म पानी पूरा पीना धूप के दिन में पॉसिबल नहीं है तो उनको फिर बर्तन में रखकर वो पानी पी सकते हैं। बरा। और सर व्रत व्रत के बारे में क्या बोलते आयुर्वेद, उपवास जो हम करते हैं? आयुर्वेद में जो उपवास है वो उपवास कंसेप्ट को लंघन, ऐसा संस्कृत वर्ड है। अच्छा। लंघन तो शास्त्र में लंघनम परम औषधम ऐसा बताया गया है। मतलब काफी बीमारियां सिर्फ लंघन से अच्छी हो सकती है, ऐसा अच्छा। बताया गया है। तो ये लंघन विषय पर अभी लेटेस्ट 1 2 3 4 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला एक फॉरेन के व्यक्ति को। तो उन्होंने एक कंसेप्ट रखी थी ऑटोफेजी कर। ऑटोफेजी मतलब क्या कि आपके शरीर में के जो सेल्स होते हैं वही आपके सेल्स को खा लेते हैं। अच्छा। तो उपवास जो है वो जो रुग्ण को ज्यादा कफ की बीमारी है, जिनका वजन ज्यादा बढ़ रहा है, जो व्यक्ति जो है इसको अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल शरीर के अंदर रुक जाता है और वो रुकने की वजह से आमवाद जैसी बीमारियां होती है, तो या जिनको बहुत ज्यादा प्रमाण में पेट में ब्लोटिंग है, मतलब पेट फूल रहा है, डकारे आ रही है, अजीर्ण हो रहा है, ऐसे रुग्ण में लंघन परम औषधम है। तो ऐसे रुग्ण में 2 तरीके से हम लोग लंघन सजेस्ट करते हैं, एक लघु लंघन और रेगुलर लंघन। तो उपवास में लघु लंघन मतलब क्या कि आप जैसे ज्वारी खिलाई है, साड़ी खिलाई है, ऐसा थोड़ा या थोड़े से फल है, या कुछ गरम कुनकुना गर्म पानी है, या एक आधा काकड़ी है, टमाटर है, ऐसा खाकर आप आपका व्रत या उपवास रखिए। और दूसरा जो है वो बिल्कुल कुछ ना लेते, सिर्फ गर्म पानी पीकर ही उपवास रखिए, ऐसा। तो परिस्थिति के अनुसार जो रुग्ण या व्यक्ति जो होता है जिसकी डिमांड बॉडी की कैसी है, वो हिसाब से हम लोग उसको लंघन करने का बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर गोल्डन रूल्स क्या है आयुर्वेद के, कि अगर किसी को ज्यादा जीना है, आजकल को हर कोई है, मतलब इतनी सुख सुविधाएं बढ़ गई है लेकिन लाइफ स्पैन कम हो रहा, तो अगर ज्यादा जीना है तो गोल्डन रूल्स क्या है आयुर्वेद के? गोल्डन रूल्स मतलब आयुर्वेद में सभी रूल्स गोल्डन है। मतलब आयुर्वेद का कंसेप्ट ये है कि जीवेत श्रद्धा शतम। अच्छा। और उसके आगे की लाइन नहीं है जो शास्त्र में है, वो अदीना श्रद्धा शतम। मतलब 100 साल तो जीना ही है आपको, लेकिन वो 100 साल जीने के साथ में अधीन होकर जीना है, मतलब किसी पर निर्भर ना होते हुए जीना है। मतलब आप फिट और फाइन और तंदुरुस्त रहे, ऐसी जिंदगी जीना है। और उसका गोल्डन रूल जो दिया है शास्त्र में, उसका गोल्डन रूल है त्रिउपस्तंभ। मतलब उसमें शास्त्र में लिखा है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। मतलब आपका आहार कैसा होना चाहिए, आपकी नींद कैसे होनी चाहिए, और आपका स्त्री संबंध कैसा होना चाहिए, ये सब पर ये सब लिखा हुआ है। और वो हिसाब से अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप अपने आप 100 साल जिएंगे। अच्छा, ऐसा उसका शास्त्र है। सर तो हमारे सारे सवालों को आपने बखूबी बहुत अच्छे से मतलब जवाब दिए, जो कॉमन मैन को हमेशा से आते हैं। तो एक बहुत ट्रेंडिंग सा शब्द रहता है आयुर्वेद में, पंचकर्मा। तो पंचकर्मा एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके बारे में अगर श्रोताओं को बताओगे तो और उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। जैसे अभी आप अगर देखेंगे कि जो मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस में हर चीज के लिए दवा है, जैसा कोई बीमारी के लिए दवा है। लेकिन ये दवाई देते समय पर आपको ये भी देखना चाहिए कि शरीर के अंदर जो गंदगी रुके या जो टॉक्सिन्स रुके,
जो हम लोग आजकल खान पान ले रहे हैं उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स हुए हैं, टाइमिंग चेंज हो गए हैं, फास्ट भोजन हो रहा है या फास्ट फूड हो रहा है, तो उसकी वजह से जो आपकी गट हेल्थ बोलते हैं हम लोग कि आपकी पाचन संस्था जो है वो कमजोर हो गई है, और वो हर बीमारी जो है आजकल ऐसा माना जाता है कि गट हेल्थ खराब हो, अगर आपका पाचन सही नहीं है, पेट ब्लोटिंग है, आपको भूख बराबर नहीं लग रही है, आपको बार बार एसिडिटी हो रही है, बर्ब्स आ रहे हैं, फिर बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन है या पेचीज मतलब स्टिकी मोशन हो रही है या बहुत ज्यादा मोशन हो रही है, तो ऐसे जो अलग अलग परेशानियां या कुछ खाने के कारण तुरंत पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसी जो सब बीमारियां हैं, तो ये बीमारियों के लिए बाहर हम लोग देखते हैं कि उनको मेडिसिन देते हैं, तब तक वो ठीक रखता है और वापस उसको मेडिसिन बंद हो गई कि वापस तकलीफ शुरू होती है। तो ऐसी जो अलग अलग तकलीफें हैं, इनको परमानेंट क्योर करने के लिए शास्त्र में दो तरीके का इलाज बताया, एक शमन चिकित्सा और एक शोधन चिकित्सा। शमन मतलब क्या कि अगर कोई बीमारी 2-4-6 महीने से है और वो ऊपर के ऊपर है और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं, मतलब बीमारी का बल हम बोलते हैं संप्राप्ति का बल, वो उतना ज्यादा नहीं है, तो वो रुग्ण को हम लोग कुछ छोटी सी मेडिसिन देके उसको ठीक कर देते हैं। फिर वो चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो उसको संधिवात की या आमवात की तकलीफ हो या गouटी आर्थराइटिस हो या पेट की कोई परेशानी हो ऐसी, और चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, मतलब प्रेगनेंसी भी आजकल रुकने की एक परेशानी है, लेकिन जब वो बीमारी बहुत साल से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से है और वो अलग अलग रुग्ण मेडिसिन खा के शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा क्या है, बीमारी कवर ही नहीं हो रही क्योंकि वो दवाई भी अभी कुछ काम नहीं कर रही, तो ऐसे वक्त पर आपको जो मेडिसिन है वो मेडिसिन के साथ में शरीर का डिटॉक्स करना जरूरी होता है। अच्छा। तो शरीर शुद्धिकरण सिस्टम जो है, जैसे गाड़ी सर्विसिंग हम लोग करते हैं वैसे बॉडी सर्विसिंग, अच्छा। तो उसको बोलते हैं पंचकर्म। और ये पंचकर्म में भी दो पार्ट आते हैं, एक पार्ट जो है वो फिटनेस पंचकर्म और एक पार्ट जो है वो इलनेस क्योरिंग पंचकर्म। मतलब आपको फिट रहना है, इसके लिए साल में कुछ कुछ अलग अलग ऋतु में कुछ कुछ अलग अलग पंचकर्म बताए गए, जैसे फरवरी और मार्च जो वसंत ऋतु इसके अंदर वमन करना है, फिर बाद में आपको बारिश के दिन में बस्ती करके प्रोसीजर जो मेडिकेटेड एनिमा प्रोसीजर वो करना है, फिर सितंबर अक्टूबर महीने में आपको पित्त की बीमारियां आगे नहीं होनी चाहिए, इसके लिए विरेचन और रक्त मोक्षण करना है, इंटरमिटेंटली आपको सेल्फ मसाज करना है, अभ्यंगम नित्यम उपचारित मतलब रोज ऑयल मसाज या हफ्ते में एक बार ऑयल मसाज करना है, फिर बाद में आपको मेंटल पीस के लिए बीच बीच में शिरोधारा करके पंचकर्म वो करना है। आजकल कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर देखने की वजह से आंखों पर जो तनाव आता है उसके लिए तर्पण करके प्रोसीजर आती है, ऑयल का या घी का आंखों के ऊपर एक टैंक बना के उसके अंदर वो छोड़ा जाता है। बाद में हम लोग आजकल देखते हैं कि जो नॉइज पोल्यूशन है उसका प्रमाण बढ़ गया है, या तो वो हेडफोन यूज करने की वजह से लोगों को कानों की परेशानी ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए कर्णपूरण करके प्रोसीजर है। तो ऐसे छोटी छोटी जो प्रोसीजर है जो घर पे भी आप कर सकते हैं, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं हॉस्पिटल में, जिसको हम लोग घरगुती पंचकर्म बोलते हैं वो, और फिटनेस के लिए ये एक पार्ट है, और एक इलनेस पंचकर्म एक पार्ट है जो हमारे यहाँ पर लगभग अभी नए हॉस्पिटल को 15 साल हो गए, 30 साल से चल ही रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा अपडेटेड स्वरूप में है। जो केरला का स्टाफ है अपने यहाँ पर लगभग 20 लोगों का इन हाउस स्टाफ है जो ये सब साफ सुथरे सिस्टम में करता है, और उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैडम ही देखते हैं, और उसको क्या करना है उसके लिए वहां पर कंटिन्यू में 2-3 डॉक्टर कंटिन्यू में वहां पर जो है वो पेशेंट को असेसमेंट करने के लिए रहते हैं, तो ये सिस्टम से पंचकर्म होता है। अच्छा, तो जो अपने हॉस्पिटल में जो पंचकर्मा होता है, आपने जैसे बोला मैडम ने, तो मैं मैडम से एक शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि वो उसकी पूरी प्रोसेस कैसी होती है। अपने यहाँ पंचकर्म केरला का स्टाफ करता है, 48 प्रोसीजर कम से कम अपने यहाँ होते हैं। समझो किसको क्या तकलीफ है वो हिसाब से अपन वो प्रोसीजर्स करते हैं। तो इसमें वात के पेशेंट को अलग है, पित्त के पेशेंट को अलग है और कफ के पेशेंट को अलग है। और इसमें भी वमन में अपन घी देते हैं 5 दिन, पहली प्रोसीजर वमन है, उसमें अपन 5 दिन उनको घी देते हैं, 6ठे दिन घी रुका के 7वें दिन उनका प्रोसीजर करते हैं। तो प्रोसीजर में पहले काढ़ा देते हैं, वो छोटी छोटी है कि उनको दही चावल खाना है, शाम को पथ्य करना है, सुबह उनको काढ़ा पिला के उल्टी करवाना है। ये आज तक मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैंने थाउजेंड्स ऑफ वमन्स करवाए हैं, और इन डॉक्टर के स्टूडेंट, बिरला डॉक्टर के स्टूडेंट मेरे से ज्यादा हैप्पी है कि नहीं बाबा वमन बहुत अच्छे से मैडम करवाते हैं,
छोटी छोटी ट्रिक्स रहती है कि कभी काउंसलिंग से समझता है कि ये पेशेंट को क्या तकलीफ है, उसको हमारे चूर्ण है एक दो कि वो चेंज करके देना है। समझो यष्टि का काढ़ा है, अमल की चूर्ण है और नमक का पानी है, समझो सेंधव नमक अलग का अलग बोलते हैं। अलग अलग अवस्था में, जैसे हाँ उल्टी नहीं हो रही है या बलगम छूट नहीं रहा है, हाँ तो जैसा सेंधा नमक का पानी रहता है उससे वो अमल कराते हैं। कभी कुछ रुग्ण जो होते हैं जिनको उल्टी हो ही नहीं रही, तो उसको अयोग योग करके हमने बनाया जिसके अंदर आंवला है, तो वो हम देते हैं। तो ऐसा वमन जो है वो कफ की जो ज्यादातर जो बीमारियां है, जैसे अस्थमा है, पुरानी सर्दी जुकाम है, या स्किन की कुछ परेशानियां है, या फिर सफेद दाग जो आता है विटिलिगो, इसके अंदर हम लोग वमन करते हैं। फिर कुछ लोग जो जो होते हैं उसमें विरेचन करते हैं। और हर व्यक्ति जो है पंचकर्म का, उसको हर एक को ओमन करने की जरूरत नहीं है। किसी को ओमन करते हैं, किसी को विरेचन करते हैं, किसी को बस्ती या कुछ बाकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो उसके अलग अलग पैकेजेस हमने बनाए हुए हैं। मतलब जैसे वुमेन्स केयर करके एक पैकेज है हमारा, जिसके अंदर पूरा टोटल बॉडी का डिटॉक्स जो है महिलाओं का किया जाता है। फिर हमने आजकल प्री ब्राइडल जो है, मतलब जो ग्रूम और ब्राइड जो है, तो शादी के पहले आजकल एक नया ट्रेंड है कि शादी के पहले शरीर शुद्धि करना है, मतलब बिफोर मैरिज। तो उसके भी लिए 7 दिन का हम प्रोसीजर करते हैं कि अलग अलग उसमें ऑयल मसाज होता है, पोटली मसाज होता है, फिर पाउडर मसाज होता है, फिर चावल का मसाज होता है, फिर दूध की जो है पूरे शरीर पर अभिषेक जैसी धारा करते हैं। फिर उसके बाद में उसको नस है, फिर कुछ हर्बल फेशियल्स है, शिरोधारा है, फिर मैनिक्योर पेडिक्योर हर्बल तरीके से करते हैं। ऐसे अलग अलग उसको डिसाइड करते हैं कि इसको क्या करना है। फिर कुछ बीमारियां जो इसमें रक्त मोक्षण करते हैं, हमारे यहाँ लीच एप्लीकेशन भी होता है। लीच मतलब एक जोक रहती है, और वो यहाँ पर जहाँ पर स्किन को पैच है, जैसे पुरानी एक्जिमा है, ये सब बोलते हैं, ऐसी बीमारियां हैं, या सफेद दाग है, तो ऐसे जगह पर हम लोग लीच लगाते हैं। या तो आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा है कि डीवीटी करके, या तो फिर वेरिकोज वेन्स का जो प्रॉब्लम आता है आजकल, बहुत लोगों को पैरों की नसें जो है ऊपर आ जाती है, तो वहां पर भी हम लोग लीच लगाते हैं। या तो फिर गाउटी आर्थराइटिस है, जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमाण में कष्ट है, पेन है, घुटने में पानी हो गया है, ऐसी जगह पर भी हम लोग लीच लगाते हैं और कुछ पंचकर्म करते हैं। लेकिन ये पंचकर्म का, हमारा पंचकर्म का विशिष्ट ऐसा है कि ये बहुत साफ सुथरे तरीके से होते हैं, और 4 आर्म मसाज करते हैं हम लोग। मतलब एक व्यक्ति पर 2 थेरेपिस्ट एक टाइम काम करते हैं, तो 4 हाथ होते हैं, लेकिन आपको लगेंगे 2 ही हाथ है। मतलब जो स्पेशलिटी जो है ओजस की। और दूसरा, ओजस का एक और स्पेसिफिक फायदा यह है कि हम लोग बहुत इकोनॉमिकल फेज में बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी 30 साल हो गए, तो हमारा भाव अभी यही है कि हर रुग्ण जो हमारे आने वाला है उसको सर्विस मिले, और वो एक रिजनेबल स्वरूप में हो, ऐसा। हाँ, तो सर बहुत अच्छे से आपने पंचकर्म, मैडम ने भी पंचकर्म वगैरह के ये सब चीज़ों के बारे में बताया। तो अभी आखिर में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने होगा कि आपको क्या लगता है कि आगे के जो 10 साल है वो आयुर्वेद के लिए कैसे है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? आगे के 10 साल बोलने से आगे के बहुत सारे साल, या आगे का सभी टाइम जो है वो आयुर्वेद के लिए अच्छा है, ऐसा मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब से आयुष मिनिस्ट्री शुरू हुई है, तो आयुष मिनिस्ट्री शुरू होने के बाद में बहुत सारे जो राजाश्रय बोलते हैं, जैसे आयुर्वेद के लिए पहले कोई उतना ध्यान देता नहीं था, लेकिन अब हर चीज के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इसके लिए जो एक सेपरेट मिनिस्ट्री शुरू हुई, तो उनकी तरफ से बहुत सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही, जैसे हमारे पास में पहले मेडिक्लेम फैसिलिटी नहीं थी, मिलती थी आयुर्वेद में, अभी हमारे पास लगभग 26 से 27 कंपनी जो है वो कैशलेस है। अच्छा। तो आयुर्वेद के लिए आगे के बहुत सारे साल बहुत ही अच्छे हैं, और सुवर्ण काल ऐसा हम बोलेंगे। और लगभग मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि 2029 तक बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर आयुर्वेद की ऐसी होगी, जैसे कोडिंग का काम चालू है, तो आयुर्वेद के लिए बहुत बड़े बड़े एम्स, जैसे गोवा में है, अभी राजस्थान में, ऐसे बहुत जगह पर बड़े बड़े आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट्स खड़ी हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली में भी है ऑलरेडी ऐसा। तो आगे ये सब चीजों को अगर देखते जाए, तो जो पुरानी बीमारियां है या नई होने वाली बीमारियां है, सबके लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारे इलाज अच्छे से होंगे आगे, और उसकी फैसिलिटी बहुत कम दाम में और अच्छे क्वालिटी में लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी भावना तो है और हो भी रहा है वैसा। और हम अगर ओजस आयुर्वेद के बारे में देखें, जो हमारा बेसिक जो नींव हमने ओजस आयुर्वेद की रखी थी, वो यही सोच के रखी थी कि
साधारण इसमें ओजस आयुर्वेद का ऐसा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति का जात पात धर्म इसको हम मानते नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि हर व्यक्ति जो है आर्था पुत्रवत उपचारित, मतलब कोई भी आया हुआ व्यक्ति जो है वो अपना घर का सदस्य है ऐसा समझ के हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। और वो बहुत इकोनॉमिकल, मतलब बहुत रिजनेबल स्वरूप में अच्छे क्वालिटी की और बेस्ट सर्विस देने का हम लोग कोशिश करते हैं। और अभी नेक्स्ट मंथ में ही हमने ओजस में फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने का प्लानिंग किया है, जिसमें हम लोग पंचकर्मा की फेलोशिप यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं। और यहाँ पर लगभग 8 से 10 डॉक्टर जो आएंगे सीखने के लिए, उनको साल भर में सब सिखा के उनको अलग अलग जगह भेजेंगे। और अभी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट खत्म हो गया है। अभी हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि समाज में हर क्षेत्र में हर जगह पर आयुर्वेद को पहुंचाना है। और इसके लिए लगभग अभी तक 3000 स्टूडेंट हमारे यहाँ से सीख कर गए हैं। अच्छा। तो ऐसे और नए नए स्टूडेंट नए नए स्टेट से आ रहे हैं, तो वो लोगों बच्चों को अच्छा सिखाकर आयुर्वेद वहां पर चालू करना, ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है और वो हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा है वो समाज में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता लाना। तो उसके लिए अलग अलग कैंप्स और अलग अलग लेक्चर जो है उसका हम लोग अभी धीरे धीरे काम बढ़ाते जा रहे हैं। कैंप्स लेना है, लोगों को लेक्चर देना है, लोगों को आयुर्वेद के प्रति ज्यादा जागरूक करना है ऐसा। और इसके साथ में अभी लास्ट 1 साल से हमने आयुर्वेद जो हमारे यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस होती थी उसके साथ में हमने क्षार सूत्र का एक डिपार्टमेंट चालू किया है, जिसमें पाइल्स, फिस्टुला और फिशर्स ऐसी जो बीमारियां होती हैं, तो ये बीमारियों में बार बार रिकरेंस भी होता है और ये बीमारियां ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस करने के बाद में भी रुग्ण परेशान रहता है। तो वो रुग्ण बिल्कुल मैजिकली 2 घंटा 4 घंटे में ट्रीटमेंट कर उसका ऑपरेशन करके रवाना हो जाता है ऐसे। और उसके लिए खर्चा भी कम होता है। तो वो एक डिपार्टमेंट हमने चालू किया है। फिर बाद में हमने इकोनॉमिकली रुग्णों को अच्छा, और जिसको बहुत जरूरी है उसको, अभी इतने साल होने के बाद में रुग्णों की अपेक्षा ऐसी रहती है कि वो ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर जाने को ही तैयार नहीं होता है, तो उनको वहाँ यहाँ पर ही सर्जरी की फैसिलिटी जो है वो हमारे यहाँ पास MS आयुर्वेद जो डॉक्टर है वो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन थिएटर जो चालू किया उसमें से वो करने लगे हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजें हम लोग अभी करते जा रहे हैं, जिससे ओजस का तो प्रचार हो ही रहा है, लेकिन शास्त्र में ओजस से भी ज्यादा हमारा जो इंटेंशन है वो आयुर्वेद हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। वैसा हर घर तिरंगा वैसा हर घर आयुर्वेद, ऐसी कंसेप्ट हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छे से आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत मतलब सामान्य श्रोताओं को समझे उस भाषा में दिए, और बहुत से आपने अच्छे से घरेलू नुस्खे भी बताए जो सामान्य हमारे श्रोता है उनके जीवन में बिल्कुल बहुत काम आएंगे। तो सर आखिर में एक सवाल मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूंगा कि ओजस आयुर्वेद की और कोई ब्रांचेस है क्या, इसके विस्तार के बारे में आपके कुछ प्लान्स है क्या, और किसी को अगर अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो वो कैसे करे, और टेक्नोलॉजी का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? बहुत सही। एक्चुअली ओजस आयुर्वेद की ब्रांचेस मतलब अभी हम लोग यहाँ पर ही लगभग 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भोपाल में हमने सत्व हेल्थ केयर के नाम से शुरू किया है काम MP में। मतलब जो हमारे दामाद जी है वो वहाँ पर ही आयुर्वेद डॉक्टर ही है, वो देख रहे हैं, वो और उनके पिताजी। और साथ में अभी हमने कंसल्टेंसी भी शुरू की है। मतलब जैसा आयुर्वेद फॉर ऑल जैसा कंसेप्ट है, वैसा एक लाइव और अच्छे स्वरूप का आयुर्वेद लोगों तक पहुंचे। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं पूरे इंडिया में से हमारे यहाँ हॉस्पिटल देखने, और उनकी अपेक्षा रहती है कि हमारा भी हॉस्पिटल ऐसा हो। तो उसके लिए हमने कंसल्टेंसी शुरू की, जिसमें हम लोग A to Z वो जो हॉस्पिटल रहेगा तो उसका जो अंदर का डिजाइन स्ट्रक्चर वो कैसा होना चाहिए, वहाँ का जो फंक्शनिंग जो है वो कैसा होगा, स्टाफ मैनेजमेंट कैसे होंगी। उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर के बेस पर ही पूरा काम चलता है, वैसा सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए। फिर बाद में वहाँ पर पंचकर्मा जो है उसके प्रोटोकॉल्स कैसे होने चाहिए, वो कैसे इकोनॉमिकल हो सकते हैं, वहाँ का स्टाफ जो है वो अच्छे तरीके से, जैसे हमारे यहाँ केरलियन स्टाफ है वैसा वहाँ पर भी स्टाफ कैसे अरेंज करना है, ये सब चीजें जो है इनकी कंसल्टेंसी शुरू की है। और अभी जैसे हमने अम्बलनेर में है, इंदौर में है, जालना में, ऐसे अलग अलग जगह पर ये काम भी किया है, और वहाँ पर के हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और दूसरा एक टेक्नोलॉजी पार्ट अगर देखा तो गत लगभग 8 से 9 साल से हम लोग एक ओजस आयुर्वेद हॉस्पिटल करके हमारा एक ऐप है एंड्रॉइड पर। अच्छा। तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अपॉइंटमेंट सिस्टम हमारे ऐसे है कि 2 तरीके के अपॉइंटमेंट्स होती है। एक तात्काल अपॉइंटमेंट की जो सुबह ही चालू होती है, जहाँ जो सुबह रुग्ण यहाँ पर आकर नाम लिखते हैं,
जिसमें इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट किसी को लेना है तो ले सकते हैं। और दूसरा एक जो ऐप जो है, वो ऐप पर जो अपॉइंटमेंट ली जाती है वो 7 दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो वो अपॉइंटमेंट सुबह 6 बजे के आसपास घर पर बैठ के कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो वो आजकल थोड़ा सा बिजी चलने की वजह से उसको थोड़ा सा 5-6 दिन पहले लिया तो ज्यादा बेटर रहता है। और उसके अलावा एक तीसरा पार्ट जो रहता है वो हमने ऐसा शुरू किया है कि जिसमें कुछ इमरजेंसी रुग्ण होते हैं कि जिनको आज ही दिखाना लेकिन नंबर भी नहीं लगा है, तो वो डायरेक्ट आते हैं। फिर वो डायरेक्ट आने के बाद में हमारे जो सहयोगी डॉक्टर है उनको देखकर उनको फिल्टर कर मेरे यहाँ भेजते हैं। और बाकी रुग्ण जो है वो विदाउट कंसल्टिंग फीस उसको हम लोग अच्छे तरीके से पूरा समझा के हमारे डॉक्टर जो है उसको मेडिसिन देके भेजते हैं और फिर कुछ दिन के बाद में फॉलोअप के लिए वो मुझे बताते हैं। तो ये सिस्टम से ऐसा होता है कि हमारे यहाँ 4 ओपीडीज एट ए टाइम जो है वो एक साथ चलती है। उसकी वजह से काफी रुग्ण जो है वो लाभान्वित होते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट लेने का सिस्टम है जो हम लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत फास्टली अच्छे से कर सकते हैं। वो ऐप पर हमने फिर कुछ कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं कि जिसके जरिए हमारे यहाँ क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, इसका काम होता है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो अच्छा काम होता है वो है इनफर्टिलिटी, मतलब जो महिलाओं में वंध्यत्व की परेशानी है। तो पूरे इंडिया में से और आउट ऑफ इंडिया से हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट जो है, लगभग रोज के 8 से 10 नए पेशेंट जुड़ते हैं हमारे से। और जो रुग्ण सब जगह पर आईवीएफ फेल्यूर है या कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो लगभग 95% रुग्ण हमने ऐसे देखे कि जो हमारे यहाँ पर मतलब उनको प्रेगनेंसी रुकती है और 9 महीने में हम लोग उसको सेफली गर्भ संस्कार करके बालक हाथ में देते हैं। अच्छा। तो ऐसा हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रमाण में रुग्ण आते हैं उसके भी। तो सर बहुत अच्छे से आपने पूरा डिटेल में बताया। तो अभी जो हमारा लास्ट का सेक्शन रहता है पॉडकास्ट का, तो हम उसकी तरफ जाएंगे जिसका नाम है रैपिड फायर। और इसका लेकिन एक रूल है कि आपको या तो एक शब्द में या एक वाक्य में इसका जवाब देना है। तो सर हम रैपिड फायर शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले डॉक्टर साहब क्या करते हैं? गर्म पानी पीते या काढ़ा पीते? गर्म पानी। चाय या दूध? चाय। और मतलब शक्कर या गुड़? तो आपके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, मतलब कौन सा चयन सही है, शक्कर या गुड़? गुड़। गुड़। तो डॉक्टर साहब योगा करते या जिम करते? योगा ही प्रेफर करते हैं। योगा, रनिंग, साइकिलिंग ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ में मेडिटेशन। अच्छा। और पसंदीदा ऋतु आपका कौन सा है, कि मतलब ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु या हेमंत ऋतु? या हेमंत ऋतु। ठंड। अच्छा। जो ठंड का है, सर्दी का मौसम सबसे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपके मतलब हर एक के लाइफ में कोई ना कोई प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व होता है, एक ऐसी पर्सनालिटी होती है कि जिसको हम आदर्श मानते हैं, जिन मतलब गुरु के स्थान पे वो होता है। तो आपके लाइफ में सबसे प्रेरणादायी जो व्यक्ति है वो कौन है? और उस व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा एक मतलब सलाह दिया है तो वो क्या है? एक्चुअली अलग अलग फील्ड के व्यक्ति प्रेरणादायी है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो प्रेरणादायी है वो मेरे बड़े भाई साहब जो है डॉक्टर शैलेश जी बिरला, और मेरी माँ वो हो सकती है, और मेरे दोनों सिस्टर्स और भाई, मतलब मेरा जो घर का है फैमिली वो हो सकता है। बाद में अगर आप एक बाहर के समाज के हिसाब से अगर देखते हैं तो, और या तो जो सक्सेस के हिसाब से हम अगर देखें तो मैं आपको बोलूंगा कि वो है अमिताभ बच्चन। क्योंकि काफी बार अभी मेरी फैमिली का भी ऐसा है कि कभी मैं मायूस होता हूँ या कुछ होता हूँ तो वो मुझे लाकर वहां पर एक उनका डायलॉग या कुछ तो भी उनका एक आधा मूवी का शॉट दिखा देते हैं तो मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि अमिताभ जी जैसे काम कर रहे इतने साल तक, वैसा काम मैं भी करूँ इतने साल तक। और दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप पर देखा जाए तो मेरे गुरुजी हैं राधा कृष्ण जी महाराज, वो है। और अगर आप स्टडी मतलब हमारे आयुर्वेद के फील्ड में देखेंगे तो जैसे मेरे गुरु है जहांगीरदार सर और गुजराती सर, वैसे सबसे ज्यादा और ज्यादा मैंने आजकल के ये गुरु मेरे पहले से ही थे, और साथ में एक नए गुरु जुड़े जो थे जिनका भी अभी हाल ही में देहांत हुआ, वो है डॉक्टर एल महाजन सर। कि जिनकी वजह से मेरी सोचने की दिशा पूरी बदल गई। तो ऐसे ये मेरे आइकॉन्स है कि जिनकी वजह से मैं आज खड़ा हूँ। बिल्कुल। और सर आप डॉक्टर ना होते तो फिर क्या होते?
किसान, किसान। क्योंकि कोई भी हालत में मिट्टी से जुड़ना जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आखिरी का एक क्वेश्चन कि एक वाक्य में आप आयुर्वेद को कैसे डिफाइन करोगे कि ये मतलब कड़वा काढ़ा है या मीठी जीवन पद्धति है? ये दोनों है। कड़वा काढ़ा है अच्छा शरीर बनाने के लिए, और मीठी जीवन शैली इसलिए है कि समाज में आप अच्छा इंसान बने, और ये टेक्नोलॉजी के साथ में है। और एक जो पॉइंट है, लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में एडमिट भी होते हैं क्या रुग्ण, तो ओजस आयुर्वेद में जो इतने अलग अलग देश मतलब स्टेट्स से या आउट ऑफ इंडिया से जो रुग्ण आते हैं, तो उसका कारण है कि ओजस आयुर्वेद एक हमने कोशिश ये की है कि एक परिपूर्ण हॉस्पिटल हो। तो यहाँ पर एक 20 बेड का हमारा इंटरनल एडमिट यूनिट भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है, साथ में केरलियन स्टाफ भी है इन हाउस जो यहाँ पर स्टे करते हैं, साथ में कुछ रेसिडेंशियल 4-5 डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर काम कार्यरत है। लगभग 10 से 11 डॉक्टर हमारे साथ यहाँ पर एक साथ काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। और ओजस आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि हर स्टाफ जो है वो हर रुग्ण के साथ में ऐसे ही का मतलब इंटरैक्ट होता है कि जिससे वो रुग्ण को ऐसा लगे कि ये मेरा घर है। मतलब वो आने के बाद में उसको ऐसा हम फील ही नहीं देते कि वो हॉस्पिटल में आए। और साथ में हमने हॉस्पिटल की बेड्स और ये सिस्टम ऐसी बनी हुई है कि जिसमें रुग्ण को ऐसा लगा कि मैं घर पर ही हूँ। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग को पूरा हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर और सिनेरियो ऐसा बनाया हमने कि जिससे रुग्ण को यहाँ पर आने के बाद में फायदा मानसिक स्वरूप में, शारीरिक स्वरूप में और आर्थिक स्वरूप में तीनों जगह पर हो। साथ में हमारे यहाँ पर हमारा खुद का एक कैंटीन भी है कि जो कैंटीन के अंदर हम लोग रुग्ण को हमारे यहाँ पर ही जो डाइट फूड होता है बीमारी के हिसाब से वो देते हैं, जिसकी वजह से जो एडमिट रुग्ण होता है, जो हमारे यहाँ पर प्रवेशित रुग्ण होता है, तो उसको फूड की भी चिंता ना हो कि वो कहाँ से फूड लाएगा, कैसे लाएगा। तो काफी रुग्ण तो ऐसे है कि जो लंबे के बेंगलोर, हैदराबाद वगैरह ऐसे सिटी के जो कुछ है मतलब फैमिलीज जो उनके बेटे जो है वो बेटे और बहू जो है वो रुग्ण को बिठा लेते हैं ट्रेन में, हम लोग यहाँ पर उनको उतारते हैं, पंचकर्मा और ट्रीटमेंट करके उनको वापस ट्रेन में बिठा लेते हैं। मतलब इतना है कि उनको कुछ करने की भी जरूरत पड़ती नहीं, वो आते हैं और अपने आप यहाँ पर हम पिकअप ड्रॉप करके उनको रवाना भी कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का विचार मंथन। डॉक्टर महेश बिरला सर से हुई इस संवाद में हमें सिखाया कि आयुर्वेद सिर्फ एक इलाज नहीं है, एक पैथी नहीं है, ये एक जीवन जीने की पूर्ण पद्धति है। सर से हमने बहुत सी चीजें जानने की कोशिश की। आशा है कि आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी। आपके आयुर्वेद के बारे में जो कुछ सवाल है, जो कुछ क्वेश्चंस है, वो आपको उनके आंसर्स मिले होंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका टाइम निकाला और हमको ये मुलाकात दी एक पॉडकास्ट के माध्यम से। तो आपका संपूर्ण विचार मंथन की टीम से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने ये प्लेटफॉर्म पर हमें आयुर्वेद के बारे में बताने के लिए मौका दिया। थैंक यू।